Okay, and in today's session we will discuss the basics of PHP. PHP क्या है, कैसे इस्तेमाल की जाती है, और PHP के साथ एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, उसको हम PHP के साथ क्यों यूज़ करते हैं, PHP को हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कहते हैं, उसका क्या मतलब हुआ, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसका बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है. वी विल बी डिस्कसिंग दैट वेरी क्विकली एज वेल. फिर PHP का सिंटैक्स, PHP लिखा कैसे जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, सर्वर उसके लिए हमें चाहिए तो अपना सर्वर हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं. तो ये आज 5-6 चीज़ें जो हैं इसके सेशंस के अंदर हम डिस्कस करेंगे. फिर सेकंड हाफ में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, और इन अदर वर्ड्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. कि व्हेन वी नीड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, तो वो सॉफ्टवेयर को हम कैसे बनाएं, उसकी क्या इंजीनियरिंग है, उसकी मैनेजमेंट क्या है, किस तरीके से रिक्वायरमेंट गैदर की जाए, उसका हम एनालिसिस किया जाए, यूज़ केस, फ्लो चार्ट, ERD वगैरह कैसे बनाई जाए, जिसके तहत हम ये समझ सकें कि यार ये सारी टेक्नोलॉजीज पढ़ने के बाद आखिर में जो निचोड़ आता है कि यार प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाए. इफ़ आई वांट टू क्रिएट नाउ अ कंप्लीट LMS या एक कंप्लीट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम या कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम, एक प्रोजेक्ट हम बनाने बैठे, तो अब ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP का इस्तेमाल करते हुए हम किस तरीके से अपना खुद से एक प्रोजेक्ट बनाएं. प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या स्टेप्स, क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो इस सेशन के हम एंड में करेंगे. ठीक है, तो आज होपफुली ये सेशन थोड़ा सा यूजफुल रहेगा, थोड़ा वी विल ट्राई टू मेक इट प्रिसाइज. बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पहले हम इंट्रोडक्शन के हवाले से, बेसिक्स के हवाले से विल ट्राई टू कवर एज मच एज वी कैन. ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले PHP से. नाउ PHP बेसिकली हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज कहलाती है दैट इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वाई? बिकॉज इट हैज़ लूप्स, लॉजिक्स, कंडीशंस. ये पूरे हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट से लेकर जो प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे PHP के अंदर मौजूद हैं. ठीक है, इससे पहले हमने HTML पढ़ी, CSS पढ़ी, जावास्क्रिप्ट पढ़ी. इनको हम टेक्निकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कहते हैं. HTML प्योर स्क्रिप्टिंग है, कोई लॉजिक नहीं. CSS भी हमारे पास स्क्रिप्टिंग है, HTML के साथ मिलकर काम करती है. जावास्क्रिप्ट भी प्रोग्रामिंग / स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्योंकि उसमें भी कंडीशंस हैं, लेकिन उसको भी स्क्रिप्टिंग के टर्म्स में रिफर किया जाता है. इंटरप्रेटर बेस्ड है, ब्राउजर पर एग्जीक्यूट होती है. PHP एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बेसिकली सर्वर साइड लैंग्वेज कहलाती है. मतलब ये कि वो सर्वर पर एग्जीक्यूट होती है, ये क्लाइंट के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होती. इसको हम सर्वर साइड लैंग्वेज कहते हैं. HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये 3 लैंग्वेजेस को हम कहते हैं क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ठीक है, इन 3 को हम कहते हैं कि भाईजान ये जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस हैं. नोट पैड खोल लेते हैं, इसको यहाँ पे हम लिख लिया क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस. ठीक है, बाय क्लाइंट साइड मींस ये कि ये वो लैंग्वेजेस हैं कि जो यूजर के ब्राउजर के ऊपर एग्जीक्यूट होती है. ठीक है, एग्जीक्यूटेड ऑन यूजर ब्राउजर, ये इसकी एक मेजर हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं. इसके अंदर हमारे पास लैंग्वेजेस कौन सी आ जाती हैं, हम कहते हैं कि यार जो आपके पास HTML है, ठीक है, उप्स, ब्राउजर, ठीक है, जो आपके पास HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, ये हमारे पास कहलाती है कि भाई ये हम क्लाइंट साइड है. अब क्लाइंट का एक की मकसद, एक की प्रिंसिपल ये कि वो लैंग्वेजेस जिनका एक्चुअली सोर्स कोड पूरे क्लाइंट के कंप्यूटर के ऊपर जाता है और वो वहाँ पे ब्राउजर एग्जीक्यूट करता है. फॉर एग्जांपल, आप वेबसाइट बनाते हो, आपने कोड सर्वर पे रखा हुआ है, होस्ट किया हुआ है. जब यूजर उस वेबसाइट को एक्सेस करता है तो एक्चुअली उसका पूरा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का कोड यूजर के ब्राउजर पर आ जाता है और ब्राउजर उसको एग्जीक्यूट करता है. इसीलिए हम कहते हैं कि इट्स एग्जीक्यूटेड ऑन ब्राउजर, और ब्राउजर को एग्जीक्यूट करने के लिए कोड चाहिए. सिंपल एज दैट. तो ब्राउजर को HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए कोड चाहिए. इसीलिए कोई भी हम वेबसाइट खोलें, आप Ctrl+Shift+I प्रेस करो, उसका इंस्पेक्टर या डेवलपर मोड ऑन हो जाता है. उसमें आप उस पूरी वेबसाइट की HTML कोड देख सकते हो. कोई भी वेबसाइट खोले, फॉर एग्जाम्पल हम आ जाते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे गूगल को ही खोल लिया. ठीक है, मैंने Ctrl+Shift+I प्रेस किया, हमारे पास इंस्पेक्टर एलिमेंट आ गया. ओके, इसके हम एलिमेंट्स पे यहाँ पे चेक किया, इसका पूरा सोर्स कोड आ गया. इवन जो गूगल का पेज है उसका HTML, CSS का कोड आपके सामने आ गया. आप इसको कॉपी करें, पेस्ट करें, आप इसको अपने हिसाब से भी रन कर सकते हैं. सिमिलरली अपना पेज भी इस पर पूरी इसी तरीके से बना सकते हैं. मैं कह दिया यार ये तो बहुत अच्छी कहानी हुई. क्यों हुई? क्योंकि इवन गूगल का भी जो पेज है वो आपके, इसका कोड आपके ब्राउजर पे आ रहा है और ब्राउजर इसको एग्जीक्यूट कर रहा है. इसीलिए इसको हम कहते हैं क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस. वरना तो दुनिया का हर सॉफ्टवेयर क्लाइंट के ऊपर चल रहा है. इवन ये जो ब्राउजर है, एज में यूज कर रहा हूं, ये भी मेरे कंप्यूटर पे चल रहा है. इसको मैं क्लाइंट साइड कहना चाहिए, लेकिन क्लाइंट साइड क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसका कोड मेरे पास नहीं है. इसकी एक चीज कहलाती है एग्जीक्यूटेबल, EXE फाइल जिसे हम कहते हैं. वो EXE मुझे मिलती है, मीन्स कोड किसी हजरत अंग्रेज ने लिखा, उसको कंपाइल किया
उस कंपाइल करने के बाद उसकी एक EXE बनाई, एग्जीक्यूटेबल फाइल। वो एग्जीक्यूटेबल फाइल मुझे दी कि भाईजान ये चलाओ। अब वो मैंने विंडोज पे आके डबल क्लिक किया, वो EXE चल गई, ब्राउजर खुल गया। कोड क्या हमें नहीं पता, कोड उसके पास है, उसने कंपाइल किया, रन टाइम किया, चेक किया, सारा चीज करके फाइनल एग्जीक्यूटेबल बना के देते हैं। अगर हम एंड्रॉइड में काम करें तो जब ऐप डाउनलोड करते हो तो .apk करके एक फाइल आपके पास डाउनलोड होती है, कोड उनके पास है, कोड बना के हम .apk फाइल देते हैं, वो APK फाइल मेरे एंड्रॉइड के ऊपर इंस्टॉल होती है और मेरी ऐप रन में आती है। HTML CSS को हम कहते हैं ये क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। इस लफ्ज का मतलब ये हुआ कि ये लैंग्वेजेस क्लाइंट के कंप्यूटर के ऊपर पूरा कोड आता है, वो कोड एग्जीक्यूट होता है। आप फेसबुक खोलोगे, फेसबुक का जो HTML CSS का कोड है आपके क्लाइंट पीसी पे आ जाता है, पूरा का पूरा पेज का, कोई भी पेज होगा दुनिया की, एवरी वेबसाइट इंस्पेक्टर एलिमेंट्स में हम जाके उसका कोड पढ़ सकते हैं। इनको क्लाइंट साइड कहा जाता है। इसके बरक्स दूसरी जो हमारे पास लैंग्वेजेस आती हैं उनको हम कहते हैं सर्वर साइड लैंग्वेजेस। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास दूसरी लैंग्वेजेस आती हैं उनको हम कहते हैं सर्वर साइड लैंग्वेज। ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है PHP, जिसमें हमारे पास ASP.NET आ जाता है, जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल Node.js आ जाता है। ये वो लैंग्वेजेस हैं जो कहलाती हैं सर्वर साइड लैंग्वेजेस। मींस इनका जो कोड है वो क्लाइंट के पास नहीं भेजा जाता, ये एक्चुअली सर्वर के ऊपर होता है। क्लाइंट यहां से रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर के पास रिक्वेस्ट रिसीव होती है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को PHP, ASP या Node.js के थ्रू रिसीव करता है, उसको रीड करेगा, प्रोसेस करेगा, फिर फैसला करेगा कि मुझे यूजर को क्या दिखाना है। उस बेस पर वो HTML CSS का जवाब बना के भेजता है। मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो सर्वर साइड लैंग्वेजेस हमारे पास कहलाती हैं वो लैंग्वेजेस जो एक्चुअली सर्वर पर होती हैं, क्लाइंट साइड क्लाइंट के ऊपर होती हैं। अब व्हाट डू वी मीन बाय अगेन सर्वर साइड लैंग्वेज? सर्वर साइड का बेसिक मतलब ये हुआ कि भाई इसका जो आप कोड लिखोगे ना वो क्लाइंट के ऊपर नहीं होगा, वो सर्वर के ऊपर होगा। क्लाइंट को नहीं पता PHP का कोड क्या है या ASP.NET का कोड क्या है या Node.js का कोड क्या है, ये तीनों कोड सर्वर पे पड़े। अब होता टिपिकली क्या है कि जब आप ब्राउजर पे जाते हो, BROWS या ब्राउजर पे मैं गया, ठीक है, मैंने वहां पे पेज खोला google.com, तो गूगल का मेरे पास क्या आ जाएगा, HTML कोड आ गया। फॉर एग्जाम्पल HTML CSS जावास्क्रिप्ट हमारे पास कोड आ गया, इसको आप यूं कह लो HTML CSS JS ACG, ये हमारे पास कोड आ गया इसका। हमने कहा ठीक, फिर इस कोड पे आपने लिखा कि सर्च करो SER सर्च फॉर एग्जाम्पल हाउ टू लर्न PHP। अब मैंने सर्च किया। अब ये जो सर्च हम करते हैं तो यहां पे क्या हुआ कि ये सर्च वाली जो रिक्वेस्ट है मेरे पास, दिस विल नाउ गो टू सर्वर। ठीक है, ये रिक्वेस्ट विल गो टू सर्वर। ठीक है, वहां पे क्या होगा, वहां पे एक कोड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी PHP लफ्ज लिख रहा हूं, ठीक है, गूगल बहुत सारी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज यूज करता है, उसमें से एक PHP भी है। हमने कहा यार फॉर एग्जाम्पल सर्वर पर एक लैंग्वेज मौजूद होगी PHP, ये PHP इस कोड को, इस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगी, RECIE रिसीव करेगी। ठीक है, आपके डेटाबेस में जाएगी, आपके जो क्यूरी थी QUERY क्वेरी, उसको सर्च करेगी। ठीक है, SERCHED सर्च। अब ये वैसे पता नहीं टिपिकली थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ओके, तो मैंने एक ब्राउजर पे क्यूरी लिखी, ब्राउजर पे गया, मैंने google.com खोला, HTML पेज आ गया, HTMल पेज पे जाके मैंने लिखा सर्च हाउ टू लर्न PHP। ठीक है, तो हाउ टू लर्न PHP लिखा। अब इसके पीछे होता क्या है, इसके पीछे होता ही है कि जब आप हाउ टू लर्न PHP लिख के एंटर प्रेस करते हो तो ये रिक्वेस्ट आपके गूगल के सर्वर पे जाती है। ये एज अ रिक्वेस्ट, ये लफ्ज याद रखना, मैंने यहां पे कैपिटल में इसलिए लिखा है क्योंकि ये लफ्ज हम आगे बहुत यूज करेंगे। तो एज अ रिक्वेस्ट क्लाइंट के कंप्यूटर से ये रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास कि भाईजान इस यूजर को इस ब्राउजर से, इस कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट चाहिए हाउ टू लर्न PHP। अगेन जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो रिक्वेस्ट के साथ साथ एक इंफॉर्मेशन जाती है कि ये यूजर है, उसको इस ब्राउजर के ऊपर इस कंप्यूटर से ये वाली क्वेरी के रिजल्ट चाहिए। ये इंफॉर्मेशन भी जाती है, ये ध्यान में रखें। आगे जब हम जाएंगे ना तो URL एन्कोडिंग्स में हम ये डेटा को प्रोसेस करते हैं। यही वजह है कि जिस ब्राउजर पे आप रिक्वेस्ट लिखते हो ना उसी ब्राउजर पे रिजल्ट आ रहा होता है, दूसरे ब्राउजर दूसरे टैब पे नहीं खुलता। वजह ये कि ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ जाती है। जब हम URL भेजते हैं ना रिक्वेस्ट की तो उसके हेडर के साथ इंफॉर्मेशन जाती है कि कौन से ब्राउजर, और ब्राउजर की इंफॉर्मेशन पोर्ट नंबर से जाती है। आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन आपके IP एड्रेस से जाती है, आपके कंप्यूटर का भी एक IP एड्रेस होता है।
उस आईपी एड्रेस से रिजल्ट जाके पहुंचा सर्वर पे कि यार ये रिक्वेस्ट आई है इस आईपी से इस पोर्ट के ऊपर, जो आपके ब्राउजर का टैब के एड्रेस होता है। फिर सर्वर क्या करेगा, उस रिपोर्ट उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है। रिसीव करने के लिए पीछे कोई ना कोई सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, रिसीव करने के लिए पीछे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी जो ये रिक्वेस्ट को रिसीव करती है। हम ये सारा भी पीएचपी से करेंगे तो ये बात और क्लियर हो जाएगी कि वो कैसे रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाउ सर्वर साइड लैंग्वेज इज वर्किंग, तो फिर बात आसान है। तो पीएचपी उसको रिसीव करेगा। यहां पे रिसीव करने के बाद पीएचपी के पास वो पूरी रिक्वेस्ट आपके स्ट्रिंग में आ जाएगी कि यार यूजर भाई को ये चीज चाहिए। फिर वो डेटाबेस में जाएगा या कहीं भी गया, वो सारा रिजल्ट निकालेगा, क्यूरी लगाएगा, वो रिजल्ट निकालेगा, क्यूरी विल बी सर्च्ड, SEARCHT सर्च, ठीक है, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, वो आउटपुट जनरेट करेगा इन HTML CSS, ठीक है। और फिर क्या करेगा, रिस्पॉन्स सेंड, बल्कि यूं कर लेते हैं, सेंड RESPON रिस्पॉन्स टू यूजर कंप्यूटर। ये जो रिस्पॉन्स जाएगा ये अगेन HTML CSS की फॉर्म में जाएगा। हैंस जो सर्वर ने रिक्वेस्ट रिसीव की, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, डेटाबेस में से सारे ढूंढ के लाए कि यार हाउ टू लर्न PHP, जितनी भी उसने इंडेक्सिंग की होगी इधर उधर के सारे पेजेस ढूंढ के लेकर आ जाएगा। वो पेजेस ढूंढ के लाएगा, फिर उसका जवाब जो होगा वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में रखेगा, वो वापस HTML CSS जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में रखेगा, और फिर वो उसको एज अ रिस्पॉन्स की सूरत में वो जवाब वापस यूजर के कंप्यूटर पे भेज देता है। इस चीज को हम कहते हैं समथिंग नोन एज क्लाइंट सर्वर ARCHIटेक्चर, ठीक है। ये कहलाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजी गई सर्वर को, सर्वर ने रिक्वेस्ट की प्रोसेस और एक रिस्पॉन्स जनरेट करके वापस क्लाइंट को भेज दिया। इस पूरे को अगर हम समराइज करें तो मैं यहां पे लिखूंगा कि क्लाइंट भाई आ गया, उस क्लाइंट भाई ने भेजी REQUEST रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट आपके पास चली गई सर्वर के पास, सर्वर ने उसको किया प्रोसेस REQUEST रिक्वेस्ट और फिर रिस्पॉन्स बना के जनरेट किया, ठीक है, GENERAT जनरेट रिस्पॉन्स, और फिर वापस जो रिस्पॉन्स है वो सेंड किया, सेंड रिस्पॉन्स टू क्लाइंट। सादा लफ्जों में ये हुआ, क्लाइंट भाई ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, सर्वर ने रिक्वेस्ट रिसीव की, उसको किया प्रोसेस, आउटपुट जनरेट किया, आउटपुट जनरेट करके वापस क्लाइंट को भेज दिया। ये सिंपल चीज होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं ब्राउजर पे आया, मैंने यहां पे आके लिखा हाउ टू लर्न PHP, ये मेरी रिक्वेस्ट लिखी, ठीक। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, अब यहां पे दो चीजों का ख्याल रखिएगा, या दो चीजों पे सॉरी नजर रखना। लेट मी क्लोज दिस URL, इस वक्त सिंपली google.com लिखा हुआ है। जैसे ही मैंने लिखा हाउ टू लर्न PHP और एंटर प्रेस किया, ये रिक्वेस्ट गई सर्वर पे, सर्वर ने रिक्वेस्ट की रिसीव, उसको किया प्रोसेस और वापस रिस्पॉन्स भेज दिया। ये कितनी देर में भेजा, 0.3 सेकंड्स में रिस्पॉन्स आया। इतना फास्ट हमारे पास सिस्टम चल रहा है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन बैकएंड पे ये सारा प्रोसेस होकर 0.3 सेकंड्स में ये रिक्वेस्ट मेरे पास पहुंच चुकी है। और ये जो अब आया, ये पूरा HTML का पेज है। अब ये इतने 0.3 सेकंड्स में जो भी मैंने बात की कंप्लीट हो गई। यही चीज होती है आपके LMS के ऊपर। आप LMS पे गए, अपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अपना यूजर नेम पासवर्ड दिया, लॉगिन पे क्लिक किया, यहां से क्या गई, रिक्वेस्ट गई सर्वर पे यूनिवर्सिटी के कि यार ये यूजर है, उसका ये यूजर नेम, ये पासवर्ड है, ये लॉगिन करना चाह रहा है। तो वो पहले यूजर नेम चेक करेगा, पासवर्ड चेक करेगा, दोनों जेन्युइन है, मैच हो गया, यूजर देखेगा कौन सा है, उस यूजर का पेज उठाएगा, वो आपको आके ब्राउजर पे दिखा देता है। उस पेज के ऊपर आपकी तस्वीर, आपका नाम, आपका पूरा प्रोफाइल। अब जो पेज आ रहा है वो एक्चुअली सर्वर से पूरा रिस्पॉन्स होकर आ रहा है। अगर आप उसके Ctrl+Shift+I प्रेस करोगे तो आपको उसका पूरा HTML कोड मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहां पे इस बटन पे क्लिक किया, मैं किसी भी सेक्शन पे जाऊंगा, देखो उसका HTML कोड मुझे खोल के दिखा रहा है। मैं किसी भी सेक्शन पे जा रहा हूं, मुझे उसका HTML कोड दिखा रहा है कि यार ये जो कंटेंट है इसका HTML कोड ये रहा, div टैग में यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। ये वाले बटन हम प्रेस करते हैं ना, तो हम हाईलाइट करके बता सकते हैं कि यार ये वाला तुमने टैग कैसे जनरेट किया, तो उसका कोड और पूरा स्पैन आ गया, इंडिकेटिंग ये रहा HTML। इसीलिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट को हम कहते हैं क्लाइंट साइड, कि ये पूरा पेज जो गूगल भी मुझे दे रहा है एक्चुअली HTML CSS की फॉर्म में, उसका कोड मेरे पास है और ये कोड ब्राउजर पर एग्जीक्यूट हो रहा है।
ये कोड आया कहां से? ये भाईजान मेरे पास सर्वर से रिटर्न होकर आया। इस चीज को हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। जब आप फेसबुक पे जाते हो, www.facebook.com लिखा, फेसबुक का पेज आ गया, तो वो www.facebook.com लिखा तो फेसबुक के सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, भाई को फेसबुक चाहिए, उसने फेसबुक का पहले डिफॉल्ट लॉगिन वाला पेज दे दिया, आपने यूजर नेम दिया, पासवर्ड दिया, क्लिक किया, ये रिक्वेस्ट फेसबुक के सर्वर पे गई कि ये यूजर है, ये पासवर्ड है, मैच है तो उसको दिखाओ, वरना एरर दे दो कि यूजर नॉट फाउंड। अगर मैच हो गया तो अब यूजर का जो पेज है, जो उसकी वॉल है, वो लोड करके ले आओ। तो अब एक्चुअली उसमें जो कंटेंट है वो कहां पे होगा? सर्वर पे होगा, डेटाबेस में होगा। वो डेटाबेस में जाएगा, देखेगा ये यूजर, उसके कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, कौन कौन से फ्रेंड्स की कौन कौन सी लेटेस्ट पोस्ट्स हैं, वो सारी पोस्ट डेटाबेस में से निकालेगा, HTML फॉर्म में रखेगा सारा, और वो पूरा HTML का पेज आपके पास सेंड कर देता है क्लाइंट के पीसी के ऊपर। आप फेसबुक पे जाओ, Ctrl+Shift+I करो, आपको पूरा HTML CSS कोड आ जाएगा। ये सिंपली कहलाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, कि आपने एज ए क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजी है सर्वर को, सर्वर रिक्वेस्ट रिसीव करके प्रोसेस करता है, उसको रिस्पॉन्स जनरेट करता है और वापस रिस्पॉन्स जनरेट करके सेंड कर देता है क्लाइंट को। ये सिंपली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो जब हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, उसके अंदर ये सिंपल चीज हमें समझनी लाजमी है कि ये चीज हमारे पास होनी है कि हम एज अ सर्वर के ऊपर बैठ के अब तक हम सर्वर पे काम करेंगे। इससे पहले हम स्टैटिक वेब पेजेस बना रहे थे, इनको हम कहते हैं स्टैटिक। क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस में जब हम बनाते हैं, हम एक लव यूज करते हैं स्टैटिक वेब पेजेस। ठीक है, स्टैटिक वेब पेजेस का मतलब क्या हुआ? वो पेज जो दुनिया के हर यूजर के लिए सेम है। google.com सेम पेज, दुनिया का हर यूजर सेम। और खैर अब वो चेंज करते हैं नेशनैलिटी की, लोकेशन के हिसाब से। सॉरी, अगर पाकिस्तान है तो वहां पे गूगल का डूडल चेंज हो जाता है, इंडिया तो गूगल का डूडल अलग है, रशिया में कोई एक्सेस कर रहा है तो डूडल अक्सर औकात इवेंट्स के हिसाब से वो चेंज करते रहता है। लेकिन जनरल सेंस में, फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी यूनिवर्सिटी के वेब पेज पे चले जाएं, होम पेज पे, पोर्टल पे नहीं, होम पेज पे, दुनिया के हर यूजर कहीं से भी एक्सेस करेगा, सेम पेज नजर आएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टैटिक वेब पेज। अभी तक हमने जो बनाया कंटेंट स्टैटिक है, मींस फिक्स्ड है, एक दफा बना दिया, कुल्लो खलास, सबके लिए सेम। फिर जब हम क्लाइंट सर्वर पे आते हैं ना, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पे, इसको हम कहते हैं डायनामिक कंटेंट, डायनामिक वेब पेज। बाय डायनामिक वेब पेज वी मीन कि ये वो सर्वर साइड पेजेस हैं जो यूजर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से तब्दील हो रहे हैं। तो अगर फेसबुक मैं लॉगिन कर रहा हूं तो मुझे मेरा फेसबुक का प्रोफाइल नजर आ रहा है। जब आप यूज कर रहे हो, हर यूजर को अपना फेसबुक की वॉल डिफरेंट नजर आ रही है। लेआउट सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, कंटेंट का डिजाइन सेम है, लेकिन कंटेंट इटसेल्फ, टेक्स्ट, पोस्ट, यूजर सब चेंज, क्योंकि आपको आपका कंटेंट आ रहा है, मुझे मेरा आ रहा है। मैं ईमेल पे गया, जीमेल खोली, मैंने अपनी जीमेल खोली, मुझे मेरी ईमेल्स नजर आ रही हैं। आपने जीमेल खोली, फॉर्मेट वही, स्ट्रक्चर पेज का वही, लेआउट वही, डिजाइन वही, लेकिन ईमेल्स अब आपको अपनी नजर आ रही है। इसको हम कहते हैं डायनामिक वेब पेजेस। यार ये डायनामिक वेब पेज कंटेंट मेरे पास बन गया, हमने कह दिया जबरदस्त। तो अब हमारे पास दो चीजें, स्टैटिक रही, डायनामिक रही। डायनामिक मींस वो वेब पेजेस जो यूजर के मुताबिक उसका कंटेंट तब्दील हो रहा है। आप जब अपने LMS पे लॉगिन करते हो तो हर यूजर को अपना LMS का अकाउंट अलग नजर आ रहा होता है, उसका नाम, उसकी तस्वीर, उसकी डेटा, उसके रिजल्ट, उसके सब्जेक्ट्स, कोर्स सिलेक्शन, इंप्रूवर, फेल्यूअर, फीस स्ट्रक्चर, जो भी उसमें डेटा है, हर यूजर को, स्टूडेंट को अपना अलग अलग नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमने डायनामिक बनाई हुई है। जब मैं लॉगिन करता हूं तो मुझे देख के मेरा डेटा दिखा रहा है। एज ए टीचर जब लॉगिन करूंगा तो लॉगिन का पेज वही है। ठीक है, हम लोग भी उसी पे पोर्टल पे जाते हैं, वही पेज देते हैं, वही URL दिया, यूजर नेम, पासवर्ड दिया, लेकिन वो चेक करेगा बैकएंड पे, अच्छा ये तो टीचर है भाई, ये तो यूजर नेम आम बंदे की, स्टूडेंट की नहीं है, टीचर की है, तो इसको अब मैं टीचर वाला पेज दिखाऊंगा। स्टूडेंट लॉगिन करेगा, अच्छा ये तो स्टूडेंट है, अब इसको मैं स्टूडेंट वाला पेज दिखाऊंगा। वो पेज का लेआउट वही है, स्ट्रक्चर वही है, कंटेंट अंदर का डिफरेंट है, बेस्ड ऑन के मुझे क्या करना है। इस चीज को हम कहते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग। ये चीज हमें समझनी है PHP से, कि मैं सर्वर पर रहते हुए PHP करूं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वाई वी नीड दिस? ठीक है, हमें ये क्यों जरूरत पड़ी कि हम PHP या सर्वर साइड प्रोग्रामिंग यूज करें? इसका तो मेन रीजन ये, टू क्रिएट डायनामिक कंटेंट। मेन रीजन ये, वरना तो दुनिया के सब यूजर्स के लिए एक ही पेज नजर आ रहा होता। अब मुझे हर यूजर को अलग अलग पेज दिखाना है, हर किसी को अलग अलग ईमेल दिखानी है, अलग फेसबुक दिखाना है, अलग ट्विटर दिखाना है, अलग इंस्टाग्राम दिखाना है।
उसके लिए हमें सर्वर साइड लैंग्वेजेस यूज करनी पड़ेंगी ताकि मैं डिसीजन मेक करूं सर्वर के ऊपर कि मुझे इस यूजर को क्या दिखाना है, इस यूजर को क्या दिखाना है, इस यूजर को क्या दिखाना है। यही चीज होती है हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर, इन टर्म्स ऑफ सर्वर साइड डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसमें हम सर्वर पे बैठकर यह फैसला करते हैं कि मुझे इसको दिखाना क्या है। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट्स हुए क्लियर। आ जाते हैं पीएचपी के ऊपर, हाउ डू वी यूज पीएचपी। अब क्योंकि पीएचपी के लिए सबसे पहली चीज हमारे पास आ जाती है, इसको किया सेव। मैं सेव कहां पे कर दूं, फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे ही कर लेता हूं, ठीक है, ताकि ये गायब ना हो। लेट मी गो इनसाइड अ न्यू फाइल। हाउ डू वी यूज पीएचपी, नाउ आ जाते हैं हाउ डू वी यूज पीएचपी। सबसे पहले, ठीक है, पीएचपी को हम यूज कैसे करें, तो पीएचपी के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए सर्वर। सबसे पहली चीज हमें चाहिए सर्वर। क्यों? HTML CSS ब्राउजर के ऊपर चलता है, ब्राउजर हर कंप्यूटर में मौजूद है, हर मोबाइल में मौजूद है, हर टैबलेट आईपैड में मौजूद है, सानू कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन PHP इज अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिकॉज इट इज अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट रिक्वायर्स समथिंग कॉल्ड अ सर्वर। सर्वर होगा तो भाई मेरा चलेगा। तो इस सर्वर खान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सर्वर चाहिए। ये इसका सबसे बड़ा पहला इशू आ गया। बिकॉज PHP इज व्हाट वी रेफर टू एज अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर जनरेटिंग डायनामिक वेब कंटेंट्स। ठीक है, चलो ये हो गई सारी डेफिनेशन। उप्स इट इज यार, ये क्यों माउस मेरा हिल रहा है। SERVR, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर जनरेटिंग डायनामिक कंटेंट्स। ठीक है, इसमें रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या आ गई, सर्वर। स्पेसिफिकली हम बात करते हैं अपाची सर्वर की। सर्वर का नाम है अपाची सर्वर, इसका हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये सर्वर साइड है, तो इस पे काम करने के लिए हमें सर्वर चाहिए। जब तक सर्वर नहीं होगा हम PHP पे काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोड ब्राउजर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। PHP का कोड ब्राउजर नहीं चलाता, सर्वर चलाएगा। PHP का अपाची सर्वर होगा तो मैं चला पाऊंगा। अब सर्वर कहां से है, तो सर्वर हमें खरीदने पड़ते हैं, होस्टिंग स्पेस जिसे हम कहते हैं। जब हम सर्वर की होस्टिंग लेते हैं तो टिपिकली हम सर्वर बाय करते हैं, उनका सर्वर का सेटअप होता है, वहां पे अपना वेब पोर्टल अपलोड करेंगे और फिर से PHP हम सीख पाएंगे। मैं कह यार अभी तो हमने PHP शुरू ही नहीं किया, अभी से ही सर्वर खरीदने लग गए, इतना पैसे कौन लगाए, असली स्टूडेंट लोग, महंगाई के मारे हुए कौन खरीदे इतना महंगा सर्वर फिलहाल। तो हम आ जाते हैं फ्री सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो जो फ्री सर्वर है हमारे पास, उसको हम नाम देते हैं अपाची फ्री सर्वर। ये हमारे पास एक फ्री वाला मुफ्त वाला सर्वर है। अब बात ये आई कि इस सर्वर को हम कैसे यूज करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं डाउनलोड XAMPP, XAMPP XAMPP और समथिंग कॉल्ड WAMP WAMP। अब पहला स्टेप ये कि हमें डाउनलोड करना पड़ेगा XAMPP XAMPP या समथिंग कॉल्ड WAMP। तो मैं आ जाता हूँ गूगल के ऊपर, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। हजरत गूगल पे वापस चले गए, असी google.com पे गए। यहाँ पे आने के बाद मैं खोल देता हूँ भाईजान के डाउनलोड करो XAMPP XAMPP सर्वर। ठीक है, तो ये मेरे पास डाउनलोड XAMPP सर्वर का लिंक आ गया। मैं इसके पहले लिंक के ऊपर चला गया तो डाउनलोड XAMPP का हमारे पास पेज खुल गया। अब व्हाट इज XAMPP? XAMPP बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपका अपाची सर्वर है, आपका PHP की SDK है, आपका SQL का सर्वर है, आपका FTP का सर्वर है, आपका टॉमकैट का सर्वर है। ये सारे सर्वर्स मिलाकर एक सिंगल फाइल बना दी गई है और ये तकरीबन 140, तो बहुत बड़ा हैवी भी नहीं है, क्योंकि अदरवाइज मुझे नेट ऊपर सर्वर खरीदना पड़ेगा, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और अभी तो हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं की PHP की, अभी तो हेलो वर्ल्ड करना बाकी है। तो हम पहले ही जगह ये 2-4 हज़ार रुपये 5 हज़ार रुपये की सर्वर क्यों खरीदें। तो पहले अपना टेस्ट करें, लोकल करें, तजुर्बे करें, हाथ पाथ तोड़े, उंगलियां उस पर सारे चलाएं, उसके बाद जब वेबसाइट बनने लगे तो हम सर्वर पे जाएंगे। तो फिलहाल लोकली टेस्ट करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं अपाची सर्वर। अपाची सर्वर डाउनलोड करना अलग से भी डाउनलोड हो सकता है, आप डाउनलोड कर सकते हो, रेकमेंडेड नहीं है, उसको कॉन्फ़िगर करने में सर का दर्द हो जाता है। तो हजरत अंग्रेज कहीं ना कहीं किसी और एक नेक वाले शरीफ इंसान ने एक सॉफ्टवेयर बना दिया XAMPP करके। इस XAMPP के अंदर उसने सब चीज़ें डाल दी। उसने कहा भाई तुसी टेंशन ना लो, ये मुफ्त की एक माल गनीमत है, इस मनोसलवा को करो डाउनलोड। डाउनलोड पे चले गए,
डाउनलोड करने के बाद 144 MB का ये एक सॉफ्टवेयर है, ये आप फ्री में डाउनलोड करो एज ए एजुकेशनल पर्पज। आप फुल फ्लेज कंप्लीट सर्वर, PHP के SDK, SQL का सर्वर, एवरीथिंग इज इनसाइड दिस। डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करो, आपके पास सर्वर हो गया, कहानी खत्म, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, हमने कह दिया जबरदस्त। इंस्टॉल जब आप करने जाओगे, बहुत सिंपल इंस्टॉलेशन स्टेप है, नेक्स्ट 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 किया, सिस्टम आपका इंस्टॉल हो गया, खलास सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इंस्टॉलेशन शुड बी वेरी सिंपल। वंस यू इंस्टॉल्ड इट, तो आप आ जाएंगे सी ड्राइव के अंदर। वो आपसे पूछता है कि मैं कहां पे इंस्टॉल करूं। डिफॉल्ट में उसने सी ड्राइव का ही पाथ दिया होता है। रिकमेंडेड है कि आप सी ड्राइव में करें या डी में करें या ई में करें। डू नॉट चेंज द पाथ टू अ प्रोग्राम फाइल्स। इसको प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मत रखना। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जब हम रखेंगे तो बेसिकली क्या होता है कि प्रोग्राम फाइल्स इस सर्वर को, क्योंकि कुछ विंडोज की फाइल्स, सिस्टम की फाइल्स को एक्सेस करना होता है, क्योंकि इट विल बिहेव लाइक अ सर्वर। मैं भी इस पर एक्सप्लेन करूंगा। तो वो फिर जब प्रोग्राम फाइल्स में जाता है ना, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, तो वहां पे फिर सर्वर आपका सही नहीं चलेगा, एरर देगा। तो वो वहां पे रिकमेंडेड ही होता है कि भाई इसको प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मत करना, इसको सी ड्राइव पे, रूट पे रखो, डी पे रखो, ई में रखो, कहीं और रखो, सिर्फ प्रोग्राम फाइल्स में मत रखना, ये कंडीशन है। जब आप चलाओगे तो बाय डिफॉल्ट वो सी जैम्प के फोल्डर बना देगा, वहीं पे नेक्स्ट नेक्स्ट भी करते चले गए, आंखें बंद करके, सिंपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। जब इसको इंस्टॉल हो जाएगा तो इसके अंदर हम आ गए यहाँ पे आने के बाद एक फाइल मिलेगी जैम्प कंट्रोल पैनल। ठीक, मैंने डबल क्लिक करके भाईजान को स्टार्ट कर दिया। जैम्प कंट्रोल में गए तो मेरे पास जैम्प का ये कंट्रोल पैनल फाइल स्टार्ट हो गई। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली ए कंट्रोल पैनल, जिसके तहत आप अपने सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, शट डाउन कर सकते हो, वगैरह वगैरह चीजें। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी भी कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से हरकतें होती हैं, वो वक्तन वक्तन फिर आगे जरूरत पड़ी तो करेंगे, वरना जरूरत नहीं पड़ती। इसमें बेस्ट चीजें खुद ही सब चीजें की हुई। तो जैम्प क्यों किया? क्योंकि जैम्प ने, एक ही सॉफ्टवेयर ने आपको सर्वर भी दे दिया, सारा काम कर दिया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो PHP इस्तेमाल करने के लिए पहली चीज ये कि वी वुड बी रिक्वायर्ड समथिंग कॉल्ड जैम्प और वैम्प। वैम्प भी इसी तरीके से है। जैम्प मोस्ट कॉमनली मैं यूज कर रहा हूं, आप वैम्प भी कर सकते हो, WAMP। इसके अंदर भी वही चीज़ है, लेकिन इसको थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता, मुश्किल सा लगता है। बात एक ही है तकरीबन, इसके अंदर भी वही है। सो बहरहाल हम जैम्प पे चले गए, मैंने इसको डाउनलोड किया। आप जब इंस्टॉल करोगे तो आपके पास इसको इंस्टॉल होने के बाद ये कंट्रोल पैनल आ गया। नाउ इसके अंदर आपको नजर आ रहा है ये अपाची सर्वर, SQL सर्वर, फाइलजिला, मर्क्यूरी, टॉमकैट, ये मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं, इसके सर्विसेज हैं जो इसमें इसने बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल कर दी। अब हमने क्या करना है, अपाची पे गए, मैंने कह दिया स्टार्ट करो सर्वर, तो अपाची सर्वर मेरे पास स्टार्ट हो गया। दूसरा, PHP के ऊपर काम करने के लिए हम MySQL का सर्वर स्टार्ट करते हैं, तो मैंने MySQL को भी स्टार्ट कर दिया। देश बोथ शुड टर्न ग्रीन, और आपके यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी, पोर्ट नंबर्स आ गए, एवरीथिंग इज रनिंग, परफेक्ट होगी काम। अब क्या हुआ? अब हमने क्या किया? अब हमने अपने कंप्यूटर को सर्वर में तब्दील कर दिया। जैम्प क्या करता है कि आपको अपाची सर्वर इंस्टॉल करके सारा दे देता है। आप जब उसको स्टार्ट करते हो, नाउ बेसिकली योर कंप्यूटर इज नॉट अ सिंपल कंप्यूटर, इट हैज टर्न्ड इनटू समथिंग कॉल्ड एन सर्वर। अब आपका ये लोकल सर्वर बन गया। अब ये मशीन मेरी लोकल सर्वर बन गई। अब इस मशीन से टेक्निकली मुख्तलिफ यूजर्स कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे हम होस्टेड सर्वर पे जाते हैं तो वहां भी हम कनेक्ट होते हैं ना। मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिखा तो मैं सर्वर पे कनेक्ट हो रहा हूं, मैंने google.com लिखा तो मैं गूगल के सर्वर पे गया, मैं facebook.com लिखा तो फेसबुक के, इस तरह मिलियंस ऑफ यूजर्स एक वक्त में सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ये मेरा पीसी है, मैं यूज कर रहा हूं, कोई दूसरा इस पर नहीं आ सकता। अब आ सकता है अगर उसको मैं अपनी IP एड्रेस और पोर्ट का एक्सेस अलाउ करूं, पब्लिक करूं, तो वो यूजर मेरे पास इस पर एक्सेस हो सकता है। ये हम उमूमन अक्सर जगहों पे IT के अंदर, IT फर्म्स के अंदर या कहीं भी लोकल सर्वर जो बनाते इसी तरह बनाते हैं। इस मशीन को लोकल सर्वर बनाया, राउट वाईफाई से कनेक्ट किया, उसको पब्लिक IP दी और सबको कहा कि यार जिस किसी को भी एक्सेस करना है ब्राउजर पे जाओ, मेरी IP एड्रेस लिखोगे, आप मेरे ब्राउजर सर्वर पे कनेक्ट हो जाओ। वी कैन डू दैट। आगे चल के ये तजुर्बा भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल काउंटर स्ट्राइक कोई खेलता है? काउंटर स्ट्राइक कोई खेलता है? कोई नहीं खेलता। पहले लाहौल वाला कुव्वत, इतने नालायक यार, काउंटर स्ट्राइक किसी ने नहीं खेली हुई। अस्तगफुरुल्लाह रब्बी, खेला करो, अच्छी चीज है। ठीक है, हाँ? बहरहाल जब हम काउंटर स्ट्राइक खेलते हैं तो काउंटर स्ट्राइक में होता है कि हम 4-5 दोस्त मिलकर बैठते हैं,
वाईफाई से एक पीसी को एक सबको एक ही वाईफाई पे कनेक्ट होकर एक पी सिस्टम से सर्वर चलाते हैं काउंटर स्ट्राइक का अपना ही, तो फिर हम सारे चारों पांचों मिलकर एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग लैपटॉप पे खेल रहे होते हैं, तो वहाँ भी सेम लोकल होस्ट सर्वर एक बनता है। तो काउंटर स्ट्राइक का बेसिक फंडा ये है कि मैं एक काउंटर स्ट्राइक हम सब ने अपने पीसीज में अपने अपने लैपटॉप्स में कनेक्ट किया, अपने सिस्टम का हम आईपी एड्रेस सेट करते हैं और फिर मैं सर्वर चलाता हूँ और वो बाकी सारे भी सेम वाईफाई राउटर पे कनेक्ट होकर मेरे सर्वर से कनेक्ट होते हैं, फिर हम एक दूसरे के खिलाफ वो गेम फाइटिंग वाली खेल रहे होते हैं। तो ये लोकली बैठ के भी हम करते हैं, घरों के अंदर भी अक्सर टाइम शुगल में, और इसके प्रॉपर कॉम्पिटिशन्स होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का एक है टेकन का, अभी शायद जापान में उसने पाकिस्तानी वो लास्ट 3 ईयर से कंसेक्यूटिव विन करता है। इसकी पूरी गेम्स होती हैं, काउंटर स्ट्राइक गो की भी पूरी गेम्स होती हैं, चैंपियनशिप्स होती हैं, ठीक है, गेमिंग की इसमें। तो उसमें भी ये होता है कि 5, 6, 10 बंदों की टीम होती है कहीं कहीं पे। काउंटर स्ट्राइक गो में जो टीम बनती है 10-12 बंदों की, तो 10-12 बंदे एक टीम में, 10-12 बंदे दूसरी टीम में और आपस में खेल रहे होते हैं, फाइटिंग कर रहे होते हैं, जो मर गया। इसकी पूरी चैंपियनशिप्स होती हैं, पैसा आता है बहुत ज़बरदस्त किस्म का। जैसे हम क्रिकेट में खेलते हैं, 11 बंदे इधर गया था, इधर बॉल फेंक रहे और बैटे मार रहे हैं ना, सेम चीज़ है इसमें भी। बहरहाल, तो नाउ माई पीसी हैज़ बिकम समथिंग कॉल्ड ए लोकल होस्ट, लोकल सर्वर। अब मेरे पास मेरा कंप्यूटर नहीं रहा, ये मेरा सर्वर बन गया। तो जो पीएचपी के लिए सबसे पहली हमारी शर्त थी कि भाईजान सर्वर रद्द करो, हमने कहा आ गया सर्वर वही हमारा, ठीक। हमने डाउनलोड किया ज़ैम्प, हमने इसको किया इंस्टॉल और किया रन कंट्रोल पैनल, ठीक है, और स्टार्ट अपाची सर्वर। ये स्टेप्स हमने लिख दिए भाई, ये सारा स्टेप हमने कर दिए। अब इसका करने के बाद, अरे यार क्यों इधर जंप मार रहे हैं, अब क्या करना है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम चले जाएंगे हमारे ब्राउजर के ऊपर, क्योंकि मैं सर्वर अपने मशीन को कन्वर्ट कर चुका हूं। अब मैं यहां पे आके लिखूंगा 127.0.0.1, एंटर प्रेस किया, और इफ योर सर्वर इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड रनिंग, कोई गड़बड़ नहीं हुई, आपको अपाची का ये डिफॉल्ट होम पेज नजर आएगा। अब यहां पे हमने क्या यूआरएल दी, 127.0.0.1, दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ माय सर्वर। इस वक्त इसको हम कहते हैं ये लोकल सर्वर है, ठीक है, ये मेरे पास मेरा लोकल सर्वर हो गया जो रनिंग में आ गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं लोकल सर्वर। इस लोकल सर्वर की जो आईपी एड्रेस है इज इक्वल्स टू 127.0.0.1, और आप यहां पे लोकल होस्ट भी लिख सकते हो, ठीक। ये लोकल सर्वर हो गया आपके सिस्टम के पर इंस्टॉल्ड। इस लोकल सर्वर का आईपी एड्रेस हो गया 127.0.0.1, या आप लिख दो सिंपली ब्राउजर के ऊपर आके लोकल होस्ट। मेरे भाई लोकल होस्ट भी लिखा तब भी पेज खुल गया, दोनों चीजें सेम है। लोकल होस्ट इज नोन एज समथिंग कॉल्ड अ डोमेन नेम, और उसकी आईपी एड्रेस उसकी आईपी है। और आई एम श्योर ये नेटवर्किंग आप पढ़कर आए हैं जिसमें ये चीज आपने क्लियर होगी कि जब हम गूगल लिखते हैं तो गूगल एक्चुअली उस सर्वर का डोमेन नेम है। पढ़ा नहीं पढ़ा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। तो जब हम गूगल लिखते हैं तो गूगल डोमेन नेम है, ये गूगल जाता है आपके मेन पहले आईपी लोकल सर्वर के ऊपर, जो लोकल आईएसपीज होती हैं वहां पे एक डोमेन नेम सर्वर होता है जो आपके डोमेन नेम को आईपी एड्रेस से मैप करता है, और फिर आगे जो नेटवर्क जाती है वो आईपी एड्रेस पे जाती है। क्योंकि आईपी एड्रेस याद करना बहुत मुश्किल थे, हर वेबसाइट का टेक्निकली एक आईपी एड्रेस है, वो हमें याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम उसका नाम रख लेते हैं, उस नाम को हम डोमेन नेम कहते हैं। फेसबुक नाम है, डोमेन का नेम है, गूगल डोमेन का नेम है, ट्विटर डोमेन का नेम है, zishan.com उसका नाम है, यूट्यूब उसका नाम है, ठीक है। तो हम नाम रख लेते हैं, बैकएंड पे उसकी एक आईपी एड्रेस होती है जो उस सर्वर को पॉइंट करती है। बैकएंड पे मेरे पास आईपी एड्रेस है 127.0.0.0 और .1, एंड उसका जो नाम है डोमेन का वो लोकल होस्ट है। आप दोनों में से कोई भी यूज करोगे, कुल पीरा दी खैर, एवरीथिंग इज ओकी डोकी। ये चीज यहां पर हो गई, हमने कह दिया जबरदस्त हो गई कहानी। अब ये हुआ सर्वर रनिंग स्टेट में। नाउ मैं नेक्स्ट स्टेज इज हाउ डू वी गो इनसाइड समथिंग कॉल्ड पीएचपी, ठीक। अब आ जाते हैं कि यार यहां तक तो बात हुई क्लियर, हमने क्लाइंट पढ़ा, सर्वर पढ़ा, आर्किटेक्चर पढ़ा, हमने पीएचपी की फंडामेंटल्स को, पीएचपी का बेसिक डेफिनेशन समझी, उसको चलाने के लिए हमें अपाची चाहिए, वो अपाची पे डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, रनिंग में आया। अब असल मुद्दे पे आ जाते हैं कि पीएचपी का इस्तेमाल हम कैसे करें, ठीक है। तो आ जाते हैं हमारे ब्रैकेट्स के अंदर,
वो हैकिंग थे पे ना दुनिया में, किए भी थे, ये भी थे। चलें, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। हाँ यार, हवा जी क्रॉसिंग आई नहीं कर, खोले बैठा हूँ, थोड़ा रुको। चलें, अब आ जाते हैं वेरी क्विकली कि यार हाउ डू वी यूज PHP। अब PHP है क्या, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और PHP को कैसे हम सर्वर साइड को, इन अदर वर्ड्स, हम कैसे यूज़ करें। हमने कह दिया आ जाओ भाई, तो सबसे पहले एक नई फाइल बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, क्वेश्चन मार्क दिया, PHP। उप्स, क्या हो गया, अल्लाहु अकबर। वापस नई फाइल बनाई, ब्रैकेट स्टार्ट किया, क्वेश्चन मार्क दिया, शहजादे का PHP लिखा, क्वेश्चन मार्क दिया, बंद किया। तो सबसे पहली चीज़ ये दैट इन ऑर्डर टू राइट PHP आपको PHP का टैग देना लाजमी। ये बेसिक PHP का स्ट्रक्चर आ गया। जैसे CSS के लिए मुझे स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट का टैग होता है, PHP के लिए मुझे PHP का टैग लगाना पड़ेगा। उस टैग का स्ट्रक्चर ये कि टैग का ग्रेटर देन का साइन दिया, क्वेश्चन मार्क दिया और फिर PHP लिखा। ये हुआ टैग स्टार्ट, क्वेश्चन मार्क दिया और ये टैग को हमने किया यहाँ पे बंद। हमने कह दिया ज़बरदस्त हो गई, टैग हमारे पास हो गया क्लोज। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हमने लिख दिया भाईजान इको, और हम कह देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, वेलकम टू PHP। ये हमारे पास आ गया बेसिक कोड। मैंने किया कंट्रोल S, मैं अपने सिस्टम के अंदर गया और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया कि मैं फॉर एग्जांपल hello.php हमने एक्सटेंशन सेव कर। अब क्योंकि ये मेरा PHP का कोड है, PHP का कोड जो सर्वर एग्जीक्यूट करेगा, इसकी एक्सटेंशन मुझे .php लगाना लाजमी है। सर्वर इसको तभी एग्जीक्यूट करेगा जब इसकी एक्सटेंशन .php होगी। उसको तभी पढ़ेगा कि यार ये मेरा PHP फाइल है, मुझे पढ़नी है, वरना .html फाइल तो ब्राउज़र चला देगा, सर्वर का क्या काम। ठीक, तो इसीलिए हम इसमें जब फाइल PHP की सेव करेंगे तो जो उसकी एक्सटेंशन होगी .php लगाना लाजमी है। तो पहला असूल ये आ गया। तो हमने यहाँ पे कोड पे चले गए, मैं अपने पॉइंट्स को कंटिन्यू करते हुए यूज़ टैग्स ब्रैकेट क्वेश्चन PHP और क्वेश्चन PHP ये हुआ। ठीक है, और सेव फाइल एज .php। ठीक है, एक्सटेंशन, तो .php एक्सटेंशन लगाना लाजमी है, नहीं लगाओ कि मेरी जान तो आपका कोड नहीं चलेगा सर्वर के ऊपर। तो हमने कह दिया ठीक है, ये दो बातें भी समझ में आ गई। ये मेरे पास सर्वर पे फाइल बन गई। अब मैंने इसका नाम दे दिया hello.php। मैं आ गया हमारे सर्वर भाई के ऊपर। तो सर्वर खान को हमने कहा कि यार तुम यहाँ पर आओ। ठीक, अब जब मैं लोकल होस्ट पे गया तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड लगा हुआ है। मैंने कहा मुझे डैशबोर्ड नहीं चाहिए, मुझे अपनी फाइल चाहिए, क्योंकि डैशबोर्ड में वो जैम्प का अपना फाइल ले आता है। तो मैंने लोकल होस्ट लिखा, स्लैश दिया और मैंने कहा hello.php, नॉट फाउंड, एरर आ गया। ये कहा यार मैंने तो अभी फाइल ये बनाई है, अब इस फाइल को मैं एग्जीक्यूट कैसे करूं। ठीक, अब ये तीसरा फटा। तो PHP को एक कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने अभी बताया था कि यार PHP दर हकीकत सर्वर साइड लैंग्वेज है, जिसको आपको सर्वर के ऊपर अपलोड करोगे तो कोड चलेगा। इसको एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्वर की है, ब्राउजर की नहीं है। तो इस कोड को चलाने के लिए मुझे सबसे पहला स्टेप इस कोड को सर्वर के ऊपर अपलोड करना पड़ेगा। अब वो मसला कैसे हल करें, तो मैं आ जाता हूं वापस अपने ड्राइव के अंदर। मैं आ गया हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, मैंने इस फाइल को सेव किया हुआ है वेब सिस्टम्स के अंदर, अपने फोल्डर के अंदर PHP में गए तो ये hello.php फाइल यहाँ पड़ी है। ये मेरे कंप्यूटर के अंदर माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर फाइल पड़ी है, ये मेरे कंप्यूटर के ऊपर है। अब मुझे इसको सबसे पहले सर्वर पर अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेरा कंप्यूटर है। अब सर्वर पे, क्योंकि अब मैं जैम्प चला रहा हूं,
हाउ डू अपलोड दिस फाइल टू अ XAMPP सर्वर, जो लोकल होस्ट मेरा चल रहा है। तो मैंने इसको किया कंट्रोल C, उप्स, यहां से कॉपी किया, और फिर अभी अभी जो हमने कंट्रोल पैनल XAMPP का फोल्डर खोला हुआ था, C ड्राइव में गए, इन अदर वर्ड्स XAMPP के अंदर गए जहां पे XAMPP कंट्रोल पैनल था, यहीं पे एक और फाइल फोल्डर होगा htdocs करके, मैं htdocs के अंदर गया, और यहां पे आने के बाद मैंने कंट्रोल V करके ये फाइल पेस्ट कर दी। नाउ व्हाट आई हैव डन इज आई हैव कॉपीड माय कोड इन XAMPP htdocs फोल्डर। ये वो फोल्डर का पाथ है दैट इज इक्विवेलेंट टू अपलोडिंग योर फाइल ऑन अ सर्वर। सो इन ऑर्डर टू अपलोड द फाइल ऑन अ सर्वर, या इन अदर ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द कोड, ठीक है, यहां पे आ जाते हैं 6 टू एग्जीक्यूट द PHP कोड, आपको करना क्या है, अपलोड द फाइल ऑन XAMPP सर्वर, मीनिंग कॉपी द कोड इनसाइड इस फोल्डर के अंदर। अब हम क्या करेंगे, अपना जो कोड होगा वो C ड्राइव XAMPP htdocs के अंदर जाके हम कॉपी और पेस्ट कर देंगे, ठीक है, कॉपी और प्लस पेस्ट, पेस्ट द कोड इनसाइड दिस फोल्डर, मीनिंग कि अपने कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए लाजमी है, एग्जीक्यूट करने के लिए लाजमी है कि आपका कोड अपलोडेड होना चाहिए सर्वर के ऊपर। क्योंकि मैं लोकल सर्वर यूज कर रहा हूं, तो लोकल सर्वर से यहां पे मुराद XAMPP हुई, तो मुझे अपने फाइल को XAMPP के सर्वर पे अपलोड करना है। तो XAMPP वालों ने अपना स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया कि उसने कहा कि यार मेरे अंदर एक फोल्डर का नाम है htdocs करके, ये डॉक्स का फोल्डर सर्वर के फोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने कहीं और नहीं जाना, आपने इस सर्वर की इस फाइल के अंदर जाके फोल्ड अपलोड करना। हमने कह दिया, जबरदस्त कहानी हुई, समझ में आ गई बात। तो मैं C ड्राइव में गया, XAMPP में गया, htdocs के फोल्डर में गया, यहां पे जाने के बाद मैंने हेलो की फाइल पेस्ट कर दी। अब मैं आ जाता हूं हमारे कोड के अंदर, यहां पे आने के बाद मैंने इसको एंटर प्रेस किया तो हेलो वर्ल्ड वेलकम टू PHP का कोड आ गया। What this basically means कि now from local host, hello, my file has been executed from the server। अब मैंने ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर पे रिक्वेस्ट गई कि भाईजान को hello.php की फाइल चाहिए, तो वो hello.php का कोड जो सर्वर पे था वो एग्जीक्यूट करके उसको HTML की फॉर्म में बनाकर इसने वापस यूजर के ऊपर भेज दिया। रिमेंबर ये चीज मैंने यहां पे अभी बताई थी शुरू वाले फाइल में कि ये रिसीव करेगा डेटा, फिर क्यूरी विल बी सर्च, या आउटपुट जो होगा वो HTML में जनरेट करेगा। तो ये जो आउटपुट मेरे पास आया ये HTML में आया, कैसे पता चला, कंट्रोल शिफ्ट I किया मैंने, तो मेरे पास इंस्पेक्टर एलिमेंट वापस खुल गया। मैं यहां पे एलिमेंट्स में गया, ये देखो पूरा कोड आ गया मेरे पास, ठीक है, मेरे पास पूरा ये कोड आ गया। HTML हेड बॉडी, बॉडी के अंदर हेलो वर्ल्ड PHP लिखा है, बॉडी क्लोज HTML। हालांकि मैंने तो ऐसा कोई भी कोड PHP के अंदर नहीं रखा था, PHP के अंदर तो हमने सिंपली ये वाली लाइन लिखी हुई है, PHP के अंदर सिंपली इको की स्टेटमेंट है। ये HTML कहां से आया, जब हम ब्राउजर पे जा रहे हैं, ब्राउजर पे जा रहे हैं तो ब्राउजर पे मेरे पास HTML कोड आ गया, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, HTML का कोड आ गया, यहां पे आउटपुट भी आ रहा है। कैसे आया कि जब आप ब्राउजर पे यहां पे hello.php लिखा, ये रिक्वेस्ट गई सर्वर को, वही मैंने कहा सर्वर का काम क्या है, यूजर के रिक्वेस्ट रिसीव की, तो रिक्वेस्ट हमने किया थ्रू PHP। अब PHP बस इतना सा काम है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, कोड में सिर्फ PHP की फाइल बनानी, PHP की फाइल बनाई, सर्वर ने रिक्वेस्ट रिसीव कर ली। अब वो PHP की फाइल थी hello.php, इसके पास रिक्वेस्ट आ गई, उसने क्या किया, रिस्पॉन्स दिया, इको स्टेटमेंट हम यूज करते हैं आउटपुट प्रिंट करने के लिए। अब PHP ने कहा कि जो रिक्वेस्ट आई है उसमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड भेज दो भाई को, और कुछ नहीं करो। ने हेलो वर्ल्ड बनाया, सर्वर ने उस हेलो वर्ल्ड की स्टेटमेंट उठाई, उसको HTML के अंदर रैप किया और क्लाइंट को वापस पेश कर दिया। क्यों HTML में रैप किया, क्योंकि ब्राउजर HTML CSS को चलाता है, PHP को नहीं चलाएगा। ब्राउजर PHP को नहीं चला रहा, ब्राउजर HTML CSS को चला रहा है, तो उसने जो कोड हमारे पास आया है वो HTML CSS में आया है, ये सर्वर ने खुद ही रैप करके मेरे पास भेज दिया, हालांकि मेरा जो कोड था वो सिंपली PHP का था। यही इसका मेजर एडवांटेज आ जाता है।
यही पूरा क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर बनता है। बस पीएचपी का बेसिक फंडा यही, आपने सिर्फ पीएचपी की फाइल बनानी है, आपके पास रिक्वेस्ट रिसीव हो गई। अब इसमें मैं चाहूं तो इस तरह से भी कर सकता हूं। मैंने कहा यार एक काम ये करो, इसमें HTML बनाओ, ठीक है, हमने कह दिया HTML बना दी। हमने कहा इसमें से करो एक बॉडी बना दो, हमने कहा ठीक है बॉडी भी बन गई। उसने कहा और क्या करना है, हमने कह दिया इस बॉडी के अंदर आके आप करो H1, तो हमने बॉडी के अंदर H1 बनाई। दिस इज PHP क्लास, ठीक है, कंट्रोल S किया, मैंने कोड में तब्दीली की। अब मैं जब आउटपुट जनरेट कराने जाऊंगा तो क्या होगा, अब पहली चीज वही फाइल रिक्वेस्ट होगी, एरर भी नहीं आएगा, आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज भी अलाउड है। यही सबसे मजेदार चीज बन जाती है। मैंने वही पहले कहा था कि आपके पास जो पेज आ रहा है सर्वर से आ रहा है वो HTML CSS की सूरत में आ रहा है। तो जब HTML की सूरत में आ रहा है तो HTML CSS आपने खुद बतानी है, आप खुद भी बता सकते हो। पहले एग्जाम्पल में हमने नहीं बताया क्योंकि सिंपल सा था, लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि आउटपुट इस तरीके से देना है भाई क्लाइंट को। अब जो यूजर का पेज आ रहा है, जो फेसबुक का पेज आ रहा है, वो पेज पूरा का पूरा HTML हमने वहां पे डिजाइन किया है। तो मैं PHP को HTML के साथ इंबेड करके लिखता हूं, लिख सकता हूं, यही PHP का एडवांटेज बैठता है। तो मैंने अपनी हिसाब से PHP का HTML कोड बताया कि यार ये कोड होगा, उसमें एक हेडिंग आएगी, हो सकता है कि मैं एक पैराग्राफ भी डाल दिया, दिस इज माय पैराग्राफ कर देते हैं। अब जब मैंने इसको सेव किया तो अब जब इसको हम एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो ब्राउजर से वापस मैंने इस फाइल को रिक्वेस्ट की, सर्वर गया, सर्वर ने कहा अच्छा ये PHP, नीचे HTML आपने खुद दे दिए, कोई मसला नहीं, जी बिस्मिल्लाह, वो कह देगा कोई मसला नहीं, जी बिस्मिल्लाह, वो कोड HTML का उठा के आउटपुट जनरेट करा देगा, आप ही का कोड यूज करके आउटपुट जनरेट करा देगा, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से मैं यूं भी कर सकता हूं, कंट्रोल X, इसको हम वापस कर लेते हैं, आई थिंक यूं थोड़ा पढ़ने में आ जाए। मैंने ऊपर से PHP हटा दिया, दिस इज अगेन वैलिड। अब इसमें कोई PHP नहीं है क्योंकि .php है, ये चीज भी चलेगी कोड अभी भी आपका। अब जब आपकी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के ऊपर, आ जाते हैं इधर, अब पहला एरर नोट करना, मैंने पेज को रिफ्रेश किया, हेलो वर्ल्ड PHP लिखा हुआ है, यहां पे भी HTML आई, मैंने कहा ये क्या हो गया हेलो वर्ल्ड, मैंने तो यहां पे हेलो वर्ल्ड गायब कर दिया था, ठीक। अब ये सबसे बड़ा कॉमन सा एक एरर आ जाता है जब हम स्टार्ट करते हैं, कॉमन सा एरर नहीं, एक छोटी सी मिस्टेक कह लें, एरर नहीं है ये, मिस्टेक है। मिस्टेक क्या हुई, मैंने अगेन जब वहां पे किया था, ये बात दोबारा से पढ़ लेते हैं कि आपने टैग्स यूज किए, टू एग्जीक्यूट द कोड आपको अपलोड ऑन अ सर्वर करना है, ठीक। टू एग्जीक्यूट द कोड आपको कोड को सर्वर पे अपलोड करना है। रिमेंबर ये वाली जो मेरी फाइल है वो PHP के फोल्डर के अंदर लोकल माय डॉक्यूमेंट्स में पड़ी है, ये सर्वर वाली फाइल नहीं है, ये तो फाइल वो है जो मैंने लोकल पे की हुई है। सर्वर वाली फाइल किधर है, वो तो मैंने सर्वर पे अपलोड कर दी थी, मैंने उसमें तो चेंजेस की नहीं, तो ये तो मेरे लोकल वाले पे चेंजेस गई हैं, सर्वर वाले पे नहीं गई हैं। सो अगर मैं इसको दोबारा लिखने बैठूं, ठीक है, इस पॉइंट को समझो, नोट once you change the code in local file, now you need to re-upload the code to the XAMPP या फिलहाल टू द सर्वर कर लेते हैं। तो ये एक और पॉइंट इसकी याद रखने वाली है कि जब आप कोड में तब्दीली करते हो तो आपको कोड को री-अपलोड करना पड़ेगा सर्वर के ऊपर। मींस ये मेरा कोड आ गया, ये माय डॉक्यूमेंट्स में पड़ा था, मैंने इसको कंट्रोल S किया, फिर मैं वापस हमारे चले जाएंगे माय डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर के अंदर, इस हेलो वर्ल्ड को दोबारा किया कॉपी, फिर मैं यहाँ पर आ गया htdocs पे गया, यहाँ पे दोबारा पेस्ट किया, तो वहाँ से माय डॉक्यूमेंट से कोड को कॉपी किया, सर्वर वाले htdocs में दोबारा पेस्ट किया, ये बोलेगा फाइल मौजूद है, मैंने कहा ओवरराइट करो, ये पुराना कोड है, ये नया कोड अपलोड हुआ। अब मैं जब ब्राउजर पे आऊंगा, रिफ्रेश किया तो दिस इज PHP क्लास, दिस इज माय पैराग्राफ, और अब आप नोट करो इसने मेरे HTML वाला उठाया, अब इसने अपनी HTML नहीं ठोकी इस पे, इसने मेरी बॉडी H1 पैराग्राफ बॉडी लगाई, लेकिन इसने एक और जादू जरूर किया,
क्या किया, हेड का टैग दे दिया। मेरे कोड में मैं वापस चला गया, मैंने हेड का टैग लगाया नहीं था। ठीक, ये अगेन साबित करता है कि आपका सर्वर आपके कोड को उठाता है और नेसेसरी HTML उसमें रैप करके फिर आगे भेजता है। हालांकि मैंने HTML भी लिखी, बॉडी भी लिखी, लेकिन मैं हेड टैग लिखना भूल गया। सर्वर को पता है कि HTML भी है, आपने सही लिखा टैग, बॉडी भी दिया, H1 H2 पूरा पेज सही बनाया, आपने हेड टैग नहीं दिया। अब सर्वर के रूल के मुताबिक हेड होना चाहिए, तो उसने खुद ही बाकी सारा कोड आपका उठाया, ऊपर इज्जत से हेड टैग डाल दिया। तो मींस आपके कोड में सर्वर ने मॉडिफाई किया, इंश्योर किया कि HTML के हिसाब से सही है, वो स्ट्रक्चर HTML हेड और बॉडी वाला, वो कोड यहां पे प्रिंट करा दिया। हमने कह दिया जबरदस्त। अब ये क्या हुआ, कोड चेंज हुआ। अब ये तो सर का दर्द हुआ एक और, एवरी टाइम वी नीड टू चेंज, कॉपी पेस्ट। तो हम फिर इज्जत से क्या करते हैं कि यहां पर आ गए htdocs के अंदर, ये वाली हेलो राइट फाइल उठाई, ओपन विथ ब्रैकेट्स करा दिया। तो मैं अब इस फाइल को डायरेक्टली एडिट करूंगा। अब क्या किया मैंने कि जो सर्वर पर अपलोडेड फाइल थी उसी को डायरेक्ट एडिट किया, ताकि जो चेंजेस मैं करूं, सेव करूं, तो मुझे बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। ये चीज आप कर सकते हो। ये अमूमन हम भूल जाते हैं, सबसे पहला टेंशन ये आ जाता है कि मैंने लोकल फाइल खोली, सेव किया, सर्वर पे गया, सर आउटपुट ही नहीं आ रहा, सर हम कर करके बैठ गए, आउटपुट ही नहीं आ रहा। वजह यह रही कि हमने फाइल को अपलोड नहीं किया दोबारा से। सो एवरी टाइम वी चेंज इट, वी नीड टू री अपलोड इट। जब री अपलोड करना सर का दर्द है। तो डू इंश्योर के वंस यू राइट द कोड, तो हम htdocs वाली फाइल को राइट क्लिक करके एडिट करो। अब जो चेंजेस मैं करूंगा यहाँ पे करूंगा। अब मैं यहाँ पर आ गया, मैंने कोड लिख दिया इधर कि भाईजान $PHP, इसमें आ जाओ, तुसी इको करो, ठीक है, स्ट्रिंग, और दिस इज PHP कंटेंट, और फिर इसका क्वेश्चन देके PHP को हमने यहाँ पे कर दिया बंद। अब बाकी सारा HTML, ये वाला जो टैग है PHP। अब PHP का सिर्फ यूज समझो कि हम PHP का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं HTML के साथ मिलकर, ठीक है। फिर मैं PHP की पूरी एक्सप्लेन करना बैठूंगा कि हाउ वी यूज इट वेरी क्विकली। तो मैंने PHP का एक स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया, मैंने कह दिया जबरदस्त, वापस आए थे ब्राउजर के ऊपर, रिफ्रेश किया, दिस इज PHP कंटेंट आ गया। ये मेरा HTML, ये मेरी PHP कंटेंट, ठीक। मैं कोड पर आ गया तो देखो उसने कोड पे क्या किया, हेड खुद ही दोबारा लगा दिया, बॉडी पे गए, H1 पैराग्राफ टैग्स मेरे लगाए, और नीचे फिर स्ट्रिंग एज इट इज करके लिख दी। अब उसको नहीं पता टैग कौन सा लगाना है। मैंने कह दिया काम ये करो, टेंशन ना लो, इस इको के अंदर आके मैंने कह दिया इसको H2 कर दो, Ctrl S। तो मैंने H2 का टैग इको के अंदर लगा दिया। हमने कह दिया ठीक है, रिफ्रेश किया, ये H2 का टैग हो गया। अब इसमें तीसरी जादू की चीज क्या हुई, मैंने H2 को क्लोज नहीं किया, ठीक। मैं अपने कोड पर आया, इसने H2 की हेडिंग दे दी, बहुत अच्छा। मैं वापस कोड में गया, H1 दिया, पैराग्राफ दिया, H2 स्टार्ट तो किया शहजादे ने, एंडिंग भी दे दी। ये चीज अगेन क्या साबित कर रही है, इस चीज का ख्याल कि जब आप सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है, सर्वर रिक्वेस्ट प्रोसेस करके आपका जो आउटपुट जनरेट कर रहा है वो HTML में सर्वर कर रहा है, तो सर्वर आपके कोड को पढ़ रहा है, जहां जहां HTML है उसको चेक कर रहा है कि सही है कि गलत है। आपने स्टार्ट किया, क्लोजिंग टैग नहीं दिया, भाई ने खुद ही डाल दिया, तो इसका मतलब सर्वर आपके कोड का आउटपुट HTML की सूरत में फाइनलाइज करके वापस क्लाइंट को भेज रहा है। क्लाइंट के पास HTML आ रही है, क्लाइंट के पास HTML आ रही है। यही चीज एक और, मैं दिस इज PHP को फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूं U, अंडरलाइन दे दिया, स्टार्ट किया, एंड नहीं किया। अब मैं वापस इधर आया, रिफ्रेश किया, उसने पूरा एंडिंग खुद ही लगा दी। यहां पर आ गए, H2 के साथ गए, अब देखो उसने क्या किया, दिस इज H2 लगाया, दिस इज किया, फिर PHP कंटेंट के साथ उसने U टैग को भी क्लोज कर दिया और H2 को भी क्लोज किया। तो मींस HTML भी आपका सर्वर खुद ही इसको हैंडल कर रहा है। ये अच्छी बात भी है, समटाइम्स टेंशन वाली बात भी है। क्यों? क्योंकि मुझे कंटेंट के अंदर में अंडरलाइन नहीं चाहिए था फॉर एग्जाम्पल। तो हमें इस चीज का थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यार सर्वर आपके HTML के साथ छेड़छाड़ करता है। दिस कैन बी अ गुड थिंग, दिस कैन बी अ बैड थिंग एज वेल। क्योंकि छेड़छाड़ कर रहे हैं तो उसको नहीं पता, तो जो टैग आपने क्लोज नहीं किया होगा हो सकता है वो खुद ही क्लोज करके आउटपुट में फर्क आ जाता है। बहरहाल ये था एक एग्जाम्पल PHP का। अब हाउ, वेयर डज द पावर ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग कम्स इनटू प्ले। डायनामिक प्रोग्रामिंग का काम यह आता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने HTML से ऊपर गया, मैंने यहां पे हाँ, वो अभी पहला एग्जाम्पल यही था कि हमने सिर्फ HTML लिखी थी, उसको चलाया था, कोड चल गया।
ठीक है। अब इसमें मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क PHP ऊपर दे दिया, तो मैंने PHP का कोड, अब आप ये टैग के साथ PHP जितनी दफा चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी दफा चाहें हम PHP इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने वेरिएबल बना देते हैं, $name इज इक्वल्स टू, मैंने दे दिया BSIT मॉर्निंग, ठीक है। अब PHP के अंदर वेरिएबल बनाने के लिए आपको प्रीफिक्स डॉलर यूज करना पड़ता है, और फिर वेरिएबल नेम कोई भी हो सकता है। जावास्क्रिप्ट अभी हम पढ़कर आए, जावास्क्रिप्ट में हम लेट यूज करते हैं, वार यूज करते हैं, VAR, कांस्टेंट यूज करते हैं, या कुछ भी यूज नहीं करें, वेरिएबल नेम एज इट इज आता है। PHP क्योंकि फिर ये तीनों एक साथ काम करी होती है तो कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो PHP ने रूल बना दिया कि भाईजान आपने डॉलर का साइन इस्तेमाल करना है। हमने कह दिया ठीक, तो जब डॉलर का साइन आ गया तो ये वेरिएबल नेम बना। अब मैं क्या करूंगा, हेडिंग 1 में गया, मैंने हेडिंग 1 में दिस इज PHP क्लास ऑफ कोड डॉट PHP, और मैं यहां पे करा दूंगा इको डॉलर नेम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क PHP बंद कर दिया। अब मैंने क्या किया, हेडिंग टैग के अंदर मैंने PHP का कोड लिख दिया। यहां पर आता है डायनामिक कंटेंट, तो मेरे पास क्या बैठा, दिस इज PHP क्लास ऑफ PHP, इको कर दो नेम वेरिएबल की वैल्यू, जो नेम वेरिएबल की वैल्यू होगी यहां पे इको हो जाएगी। कंट्रोल S किया, ब्राउजर पे गए, रीस्टार्ट किया, दिस इज PHP क्लास ऑफ BSIT मॉर्निंग आ गई। ये BSIT मॉर्निंग कहां से आया, ये इस वेरिएबल के अंदर दिया होता, मैंने डायनामिकली कंटेंट को यहां प्रिंट करवा दिया। PHP को मैंने सिंगल लाइन में लिख दिया, अब ये सिंगल लाइन PHP कहलाती है। हेडिंग टैग के अंदर अलाउड, ठीक, इसका अगर आप कोड देखने जाओ तो दिस इज PHP क्लास ऑफ BSIT मॉर्निंग। अब यहां पे उसने PHP का कोड गायब कर दिया, यहां पे उसने PHP का जो कोड था गायब करके उसको HTML में कन्वर्ट करके पूरी HTML फर्स्ट क्लास बना के दी। यूजर को नहीं पता चल रहा कि ये PHP आ रहा है HTML, हमारे पास सारा डेटा आ गया। इसी तरीके से मैं दिस इज पैराग्राफ, मैं इसके अंदर भी दे सकता हूं क्वेश्चन मार्क PHP, ठीक है, मैंने कह दिया इको डॉलर नेम क्वेश्चन मार्क ये बंद कर दिया। अब मैंने क्या किया, पैराग्राफ के अंदर भी मैंने PHP का कोड यूज किया, पैराग्राफ से बाहर PHP का कोड यूज किया। इस तरीके से मैं हर कंटेंट को हर पेज के हिसाब से अपने PHP का कंटेंट जनरेट करा दूंगा। अब यहां भी BSIT मॉर्निंग आ गया। अब एडवांटेज क्या बैठा, फॉर एग्जाम्पल ये आपका LMS का पेज है, लोड हुआ, लॉगिन हुआ, मैंने यहां पे दे दिया H1, ठीक है, H1 कर देते हैं, H1 के चलो हटा देते हैं, H2 कर देते हैं, H3 के हो गया, H3 कर दिया हमने, ठीक है। वेलकम मैंने क्वेश्चन मार्क PHP कर देते हैं, ओप्स, ठीक है, और यहां पे डॉलर दे दिया यूजर नेम करके, ठीक है। लास्ट चीज है कि समझो, उसके बाद आपको PHP का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, स्टार्टिंग फंडामेंटल, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, हेडिंग 3 वेलकम PHP यूजर नेम कर दिया। इसी के बाद मैंने यहां पे दे दिया इमेज IMG SRC इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क PHP, ठीक है, और फिर मैंने यहां पे करा दिया इको डॉलर यूजर पिक्चर कर देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इसको भी बंद करा दिया, इसको भी मैं इको करा लेता हूं आसानी के लिए। इतने कैसी बड़ी किस्मत से तो हाथ आए हो तुम लोग, ऐसे कैसे भाग रहे हो, अभी तो लैब चल रही है, 1.5 घंटा पड़ा है। जमात इतना ही कराई, घबराए ना, ठीक। नाउ व्हाट आई डिड, अब सिर्फ PHP का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूं। अभी भी हमने PHP का टेक्निकली कोडिंग में बाद में एक्सप्लेन करेंगे, इसका सिंटैक्स, स्ट्रक्चर, यूजेज वगैरह। सिर्फ PHP का यूजेज का कॉन्सेप्ट के यार डायनामिक प्रोग्रामिंग या डायनामिक कंटेंट, सॉरी डायनामिक प्रोग्रामिंग नहीं, डायनामिक कंटेंट जब हम जनरेट करते हैं तो वो कैसे आ रहा है और रिस्पॉन्स कैसे बन रहा है। मैंने कर दिया H3 वेलकम इको यूजर नेम, इमेज SRC। अब हमें पता है कि इमेज के अंदर हम SRC के अंदर इमेज का पाथ देते हैं, तो क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट के अंदर मैंने PHP का कोड डाल दिया,
और फिर मैं PHP के इसके टैग को बंद कर लेता हूं इमेज को। इससे क्या हुआ, इससे अब मैं बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ऊपर यूजर नेम एक वेरिएबल दे दिया इज इक्वल्स टू मोहम्मद अली कर दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा वेरिएबल हम बनाते वो था हमारे पास यूज़र पिक था, इज इक्वल्स टू उसको हमने पाथ दे दिया यार कि ये सी ड्राइव में एक img.png करके फाइल पड़ी है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास यूज़र पिक, ये वाला इसकी स्पेलिंग सही कर लेते हैं। इस यूज़र पिक को मैंने किया कंट्रोल C, ये हो गया कंट्रोल V, ठीक है। अब ये क्या चीज़ हमने की, मैंने एक वेरिएबल बना दिया, उस पर आ गया, वेरिएबल पे बाद में आते हैं। अब जब ये पेज लोड होगा, अगर वो जीशान है तो यहाँ पे यूज़र नेम वेलकम जीशान आ गया और पिक्चर आ गई जीशान भाई। अगर वो मोहम्मद अली है तो वेलकम मोहम्मद अली आ गया, पिक्चर आ गई मोहम्मद अली की। अगर वो अली अहमद कोई भी बंदा होगा, यहां पे हम डायनामिक कंटेंट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगेन कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि मैं वेलकम के बाद जो नाम आ रहा है वो मेरा डायनामिकली आ रहा है, मैंने फिक्स नहीं किया हुआ। ये नाम आ रहा है वेरिएबल यूजर नेम के अंदर। अब यूजर नेम के अंदर मैं यहां पे डेटाबेस लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कह दूंगा कि भाई कनेक्ट टू डेटाबेस, ठीक है, एंड रीड द नेम ऑफ यूजर, और वो इसमें सेव कर दो। अब मैं पहले ही जैसे यूजर रिक्वेस्ट भेजी कि मैं डेटाबेस से कनेक्ट किया, यूजर का लॉगिन चेक किया, यूजर का नाम, उसकी तस्वीर का पाथ डेटाबेस में से लेकर आ गया, वो मैंने इसकी वैल्यूज यहां पे उसके हिसाब से सेट कर दी। और यूजर अब जैसे उसका होम पेज आएगा उस पर लिखा हुआ आ जाएगा वेलकम, जो भी यूजर का नाम होगा, और उसकी पिक्चर चेंज करनी है। हर यूजर का अपनी प्रोफाइल पिक्चर है, प्रोफाइल पिक्चर हम कैसे चेंज करें, तो हमने दे दिया इमेज src, उसके जो आर्ग्यूमेंट्स में, आर्ग्यूमेंट के अंदर मैंने PHP का कोड लिखा है। जो चीज सिर्फ समझने वाली है वो ये कि यार हम PHP का कोड कहीं पर भी दे सकते हैं। डेटा अब ये डायनामिकली यूजर इको करेगा कि यार जो भी ये पाथ होगा वो तुम PHP का यहां पे सेट कर दो, तो जो भी यूजर के अंदर वैल्यू होगी वो इको करा के इसके पाथ बन जाएगा, चेंज। तो जब मैं फेसबुक पे लॉगिन करता हूं तो जब मेरा नाम और मेरी तस्वीर आ रही है एग्जैक्टली यही तरीके से, ऑब्वियसली पेज वो अपना टेक्नोलॉजी में बेसिक कॉन्सेप्ट यही, पेज उनका सेम, HTML सेम, लेआउट सेम, दुनिया के हर यूजर के लिए उसका बेसिक लेआउट सेम है। लेकिन जब हम लॉगिन करते हैं हर यूजर का नाम अलग, उसकी प्रोफाइल पिक्चर अलग। कैसे, ये तरीका रहा। कैसे चेंज हुई पिक्चर, ये तरीका रहा। आपने अपने इंस्टाग्राम पे लॉगिन किया, आपका नाम, आपकी पिक्चर आ रही है, कैसे, लेआउट सेम, सॉफ्टवेयर सेम, ऐप सेम, सब दुनिया के लिए। तो पीछे चेक करता है कि जो यूजर है, कौन यूजर है, उसकी डेटाबेस में वैलिडेट करो, उसका फिर नेम रीड करके ले आओ, उसका URL की तस्वीर का पाथ रीड करके ले आओ, और फिर जहां पे मुझे नाम दिखाना है मैं वेलकम, उसकी जगह पे उस नाम का पाथ दे दिया। तो ये PHP का कोड सिंपली वहां पर आ गया। इसी तरीके से इमेज src मैंने इसका पाथ यहां पे सेट कर दिया। इसी तरीके से उसका कंटेंट, अब मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाता जाऊंगा। डेटा जो होगा मेरा तब्दील होता जाएगा वेरिएबल्स के थ्रू, वो PHP के थ्रू चेंज होता जाएगा। ये PHP अब आपके वेरिएबल्स, टेबल्स, नेम्स, फादर नेम, रोल नंबर, सीट नंबर, आपका रिजल्ट, हर स्टूडेंट का रिजल्ट, सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट आपने कौन सा सेलेक्ट किया है वो यूजर का वहां पे डेटाबेस में PHP का लाइन आती है। डेटाबेस में चेक करेगा कि भाई जिशान ने कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, वो सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 कौन सा है, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 कौन सा है, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 1 में जिशान के मार्क्स क्या हैं, वो डेटाबेस में जाएगा, सर्च करेगा, वेरिएबल में स्टोर करेगा। मैंने हर जगह पे PHP कोड दिया हुआ है। HTML के साथ मैंने PHP को एम्बेड किया, मेरा डायनामिक कंटेंट बन गया। ये है बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग और ऑफ यूजिंग PHP। जिसको ये चीज समझ में आ गई कि अच्छा यार PHP इस्तेमाल कैसे हो रही है, अब उसके बाद PHP का सिंटैक्स, उसका कोड पढ़ना 1 घंटे का काम है। पूरी PHP आप बेसिक उसके जो है 1 घंटे का काम है, क्योंकि आपने C++ पढ़ी है, जावा पढ़ी है, पाइथन पढ़ी है, जावास्क्रिप्ट पढ़ी है। PHP के अंदर भी 90% कंटेंट हमारे पास सेम ही, वही कमेंट्स, वही वेरिएबल्स, वही हमारे पास डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग्स, नंबर्स, वही हमारे पास इफ एल्स, वही हमारे पास स्विच, लूप स्टेटमेंट, सब चीजें वही हैं। PHP के अंदर भी तकरीबन 80% 90% सारा कोड का स्ट्रक्चर तक सेम है। जो 10-20% डिफरेंट है, जैसे मैंने कहा कि वेरिएबल नेम्स में यहाँ पे $साइन आ जाता है,
बस सिर्फ इतनी कहानी है, डॉलर साइन आना है, बाकी वेरिएबल नेम, बाकी ये वेरिएबल बना, सेमीकोलन देने की जरूरत नहीं है, खत्म कहानी। बाकी साइम वही मैं लूप यूज करूंगा, वही मैं इफ एल्स यूज करूंगा, वही मैं एरेज यूज करूंगा, वही कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स स्विच, सारी स्टेटमेंट्स वही हैं जो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, अगर आप जावास्क्रिप्ट ये लैंग्वेजेस पढ़कर आए तो हमने कहा कि आधे घंटे 1 घंटे का काम है, आपको पीएचपी का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। असल चीज वो नहीं है, असल चीज है कि यार ये यूज कैसे रही है, क्योंकि यही सबसे टेक्निकल एस्पेक्ट है। ये चीज समझ में आ गई, पीएचपी खलास। यहां तक बात हुई क्लियर? ये कॉन्सेप्ट उम्मीद है समझ में आया हो, इसीलिए इसी पे मेरा ज्यादा फोकस था। अब अगर मैं बात करूं तो मैंने वही कहा कि 1 घंटे का काम है, हम अगली क्लास में ये सारे चीजें पढ़ लेंगे, 1 घंटा भी बहुत है। इफ एल्स सबको पता है कैसे इस्तेमाल हो रहा है, मुझे एग्जाम्पल्स कराने की भी जरूरत नहीं कि सितारे कैसे बनाते हैं। इफ एल्स में हमें पता है, लूप्स का हमें पता है, वेरिएबल्स का हमें पता है, कंडीशन, सारी वही चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, नथिंग न्यू हियर। असल न्यू क्या चीज है कि यार इसके इफ एल्स को यूज करते हुए मैं अब वेब पोर्टल, अपना वेब प्रोजेक्ट कैसे बनाऊं। सो नाउ नेक्स्ट फेज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे पास है, हाउ डू वी क्रिएट अ वेब प्रोजेक्ट। अब मुझे बताओ कि मुझे वेब प्रोजेक्ट बनाना है डायनामिक, यूजिंग पीएचपी, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल। अब हमें समझना है कि यार प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। तो अब नेक्स्ट फेज में हमें इस चीज के ऊपर काम करना है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे होटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना एलएमएस बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने बिजनेस की एक डायनेमिक वेब पोर्ट साइट बनानी है। मैं पोस्ट कैसे बनाऊंगा? आपको यूनिवर्सिटी का एलएमएस बनाना है, स्कूल का एलएमएस बनाना है। अब पहला हेलो वर्ल्ड बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहां से करें, पहली क्या चीज हो, दूसरी क्या चीज हो, तीसरी क्या चीज हो, ये कहलाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब हमें इस चीज को समझना है कि यार इफ आई गिव यू अ प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट फाइवर पे हो सकता है, फ्रीलांसर पर हो सकता है, आप पर्सनल प्रोजेक्ट उठा सकते हो, डायरेक्ट किसी स्कूल के पास गए, भाई मैं बड़ा कमाल का डेवलपर हूं, मुझे आपके लिए स्कूल के लिए मैं पूरा आपको एक सेटअप बना के दे रहा हूं मैनेजमेंट, उसमें स्टूडेंट भी आएंगे, टीचर भी आएगा, रिकॉर्ड, फीस, रिजल्ट, सारे सर्टिफिकेट्स, पूरा आपका मैनेजमेंट होगा, आपको मजे आ जाएगा और मैं 15 से 20 हज़ार रुपये आपको लूंगा, बस 20 हज़ार में मैं आपको पूरा सिस्टम बना के दूंगा, इंडिपेंडेंटली आप यूज करो। लोग कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर हाउसेस पाकिस्तान में यही कर रहे हैं। हम तो ठीक है, प्रोजेक्ट भी मिल गया, घर आए प्रोजेक्ट मिल गया 20 हज़ार रुपये में, जबरदस्त। करना क्या है, शुरू कहां से करें, पहली चीज क्या होगी, दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जब हम लफ्ज इंजीनियरिंग का यूज करते हैं उसका मतलब ही ये हुआ डिफाइनिंग द प्री डिफाइंड स्टेप्स। एक आर्किटेक्ट का काम बिल्डिंग बनाना नहीं है, बताना है कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा लगेगा। फिर एक सिविल इंजीनियर का काम है कि वो बताएगा कि यार इस आर्किटेक्ट के नक्शे के मुताबिक कहां कहां पिलर्स और स्ट्रक्चर कैसे खड़ा करना है। बिल्डिंग बनाना मजदूरों का काम है, मजदूर को नहीं पता आर्किटेक्चर क्या है, पिलर क्या है, उसको सिर्फ इतना पता है कि इधर पिलर आएगा। इंजीनियर उसको बताएगा कि पिलर 6 इंच का होगा, 8 इंच का होगा, 12 इंच का होगा, वजन, साइज, फ्लोर्स के हिसाब से। तो इंजीनियर हमें बनना है। अभी हम कोडर पे नहीं जा रहे, अभी कोडिंग बाद का स्टेप, क्योंकि कोडिंग मैंने कहा इसकी समझना 1 घंटे का काम है अगर हमने प्रोग्रामिंग बेसिक्स की हुई है। हाँ, फर्स्ट टाइम पीएचपी पढ़ रहे हैं, कोई कोडिंग नहीं की हुई, तो फिर हमारे लिए मसला है, फिर हमें पीएचपी के स्टेप्स थोड़ा तफसील में जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमने किया हुआ है, प्रीवियस सेशंस में, ट्यूटोरियल्स में, वीडियोस में सब चीज़ें मौजूद हैं। पीएचपी का एक ऑलरेडी मेरे पास लेक्चर मौजूद है जिसमें मैंने पूरे सिंटैक्स को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। ये सारे स्टेप्स W3 स्कूल्स को यूज करते हुए मैंने किया हुआ है। अब जो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग, हाउ डू वी डू दिस इंजीनियरिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट। ये इंजीनियरिंग समझना बहुत लाजमी है, क्योंकि एक दफ़ा इंजीनियरिंग समझ में आ गई, आपको प्रोजेक्ट बनाना आ जाएगा। कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे पीएचपी का हो, चाहे एंड्रॉयड का हो, चाहे डेस्कटॉप हो, इंजीनियरिंग बहुत लाजमी है। ठीक, तो अब नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। प्रीवियस सेशन में हमने थोड़ा सा पीएचपी के बारे में अंडरस्टैंड किया कि यार पीएचपी इस्तेमाल कैसे करते हैं और यूजिंग पीएचपी हम डायनामिक कंटेंट कैसे जनरेट करते हैं। इस वक्त जो हमारे पास आइडिया भी है कि यार हाउ डू वी क्रिएट अ प्रोजेक्ट। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमें चीज़ समझनी है कि यार प्रोजेक्ट बनाया कैसे जाता है। ठीक है, मैं ये असाइनमेंट लिस्ट है आपके साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहला प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, और ये हम बनाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, क्रिएटिंग सीवी जनरेटर प्रोजेक्ट। ठीक है, एक सिंपल सा है कि मैं सीवी जनरेटर प्रोजेक्ट बनाऊं, जिसमें क्या करना होगा, मैंने रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिख दी हैं। क्रिएट एन HTML फॉर्म आस्किंग यूजर टू एंटर ऑल रिक्वायर्ड डेटा। तो पहला स्टेप में हम यूजर से पूछेंगे
कि यार अपनी सारी डेटा दो, नाम, फादर नेम, एजुकेशन वगैरह वगैरह, एक फॉर्म पूरा बना देंगे। जब वो यूज़र एंटर करेगा तो वो डेटा हम रीड करेंगे PHP के थ्रू, वो डेटा हमने डेटाबेस के अंदर सेव करना है, और फिर फाइनली उसका एक बटन देंगे जनरेट CV, तो वो जनरेट पे क्लिक करेगा तो उसका एक पूरी CV वाली वेबसाइट, उसका पोर्टफोलियो बनकर हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है, मैं इसकी तफसील में बाद में जाता हूँ। उसके बाद असल में हमारी गेम ये है कि यू हैव टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। हाउ डू वी क्रिएट अ प्रोजेक्ट, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, तो जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो अब हमें समझना ये है कि यार प्रोजेक्ट बनाया कैसे जाता है, मुझे शुरू कहाँ से करना है। ठीक है, तो जब हम प्रोजेक्ट की शुरू करने की बात करते हैं ना, तो फर्स्ट थिंग जो हम मैटर करती है हमारे लिए वो ये है कि वी गैदर समथिंग कॉल्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास पहला फेज है। ये वो चीजें हैं जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ सब्जेक्ट के अंदर भी पढ़कर आए। मैं उसको जरा सिंपली खुलासा करके अभी आप एक्सप्लेन करूंगा टू अंडरस्टैंड कि यार मुझे प्रोजेक्ट बनाना कैसे। तो जब हमें कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, चाहे वो ऑनलाइन प्रोजेक्ट हो, चाहे फाइवर के थ्रू, अपवर्क के थ्रू, गुरु के थ्रू, या आप लोकली किसी मार्केट में जाके किसी को बोलते हो कि यार मुझे प्रोजेक्ट बना के दो, मुझे प्रोजेक्ट मैं आपका बना के दे रहा हूँ, या कोई आपके पास आ रहा है कि यार ये प्रोजेक्ट बना के दो, द फर्स्ट स्टेप वी डू इज गैदर रिक्वायरमेंट्स। यार इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? जब तक हम इस चीज़ के ऊपर नहीं काम करेंगे, हमारा आगे प्रोजेक्ट काम करने का लायक नहीं बैठेगा। ठीक, ये पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है। और अभी हम कोडिंग वोडिंग बाद की कहानी है, डिजाइनिंग बाद की कहानी है। व्हाट डू वी मीन बाय रिक्वायरमेंट्स? तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है प्रोजेक्ट बनाने की। लेट मी कॉपी दिस थिंग और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट मेरे पास कौन कौन सी हैं, मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, अब मैं टाइटल पे भी नहीं जा रहा, या यहाँ पे टाइटल हमने दिया हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन का। ठीक है, तो प्रोजेक्ट आ गया मेरे पास, उसका टाइटल आ गया ऑनलाइन शॉप का। ठीक है, कोई भी शॉप एप्लीकेशन जिसको हम ई-कॉमर्स ऐप कहते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल हमें एक शॉप है, उसका ई-कॉमर्स का प्रोजेक्ट बनाना है। हमने कहा ठीक है बनाना, अब क्या करें? पहला स्टेप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहाँ से करें? क्या पहली चीज़ होगी? सबसे पहली चीज़ होगी कागज़ पेपर उठाया, उसकी रिक्वायरमेंट्स लिखो। जब तक रिक्वायरमेंट नहीं लिखोगे आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या। रिक्वायरमेंट्स जैसे कि यूज़र रजिस्ट्रेशन पेज होगा, उसमें यूज़र लॉगिन पेज होगा, उसमें सेशन मैनेजमेंट होगी कुकीज़ के थ्रू, ताकि जब यूज़र एक दफ़ा लॉगिन हो जाए तो उसको बार बार यूज़र नेम ना देना पड़े। मैंने कहा अच्छा। इसके बाद फॉर्म वैलिडेट करो, जो डेटा उसने दिया है वो सही दिया है गलत दिया है, ये रिक्वायरमेंट आ गई। ईमेल की जगह पे उसने कुछ और दे दिया, नाम ABC लिख के एंटर कर दिया, तो हमें वैलिडेट करना है। ईमेल उसने एंटर की है, यूज़र बना, तो हम उसको वैलिडेट करने के लिए ईमेल वेरिफिकेशन करते हैं कि यार आपने ईमेल दी, ठीक है। इससे पहले कि आप आगे बढ़ो, हमने आपको एक ईमेल भेजी है, उस पर लिंक क्लिक करके हमारे टोकन को वेरीफाई करो, तो वैलिडेशन आ जाती है। एडमिन पैनल बनाना है हमें, मैनेजिंग यूजर रिकॉर्ड्स, एडमिन पैनल फॉर एडिंग न्यू आइटम्स इन अ शॉपिंग एरिया। अब मैंने फॉर एग्जांपल वेबसाइट तो मैंने बनानी है, तो अब मुझे इसमें क्या करना होगा कि एडमिन पैनल होगा, जितनी भी मेरी शॉप के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, मैं एक पैनल होगा उसके थ्रू उसमें ऐड करता जाऊँ। ये रिक्वायरमेंट्स आ गई। इसी तरीके से शॉपिंग कार्ड हो वेयर ईच आइटम इज सेव्ड, कि जब यूज़र कोई आइटम को करे कि ऐड टू कार्ट, तो कोई सिस्टम हो जिसमें वो कार्ड के अंदर ऐड हो जाए। ये मेरे पास उसकी रिक्वायरमेंट आई। एडिट शॉपिंग ऐड, उसके बाद एडिट का एक ऑप्शन हो। अब मैं देखना चाह रहा हूँ यार नहीं ये मैंने आइटम लिया पर मुझे पता नहीं यार अब उसको हटाना है, मैं एडिट भी कर सकूँ उसको। चेकआउट पेज हो, चेकआउट पेज से क्या मतलब कि जब मैं ओके हो गया, अब मैं क्लिक करूँ, अब उसके बिलिंग और बाकी की पूरा डिटेल आ जाए। ये वही चीज़ें जो आप दराज पे करते रहते हैं। ठीक है, किसी भी ऑनलाइन शॉप पे जाएं, ये बेसिक स्टेप्स हमें मिलते हैं। ये हमारे पास सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स आ गई। मैंने कह दिया अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक और करना है, मैं एक और प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ, बल्कि मैं इसको वर्ड के अंदर यहीं पे करता हूँ। ठीक है, इसी के अंदर मैं, ताकि ये फाइल आपके साथ शेयर करूँ तो ये आ जाए मेरे पास। ठीक है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट आ गया, ऑनलाइन प्रोजेक्ट। ठीक है, फॉर क्या करें, चलें SCH स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है भाई। चलें भाई, ये ऑनलाइन प्रोजेक्ट आया हमारे पास। या मैं गली के अंदर कोई स्कूल है,
कोई स्कूल वाला, उसने कहा यार आप अच्छे डेवलपर हो, आईटी पे काम कर रहे हो, मुझे हमारे स्कूल के लिए प्रोजेक्ट बना के दो, 20-25,000 35,000 ये हमने बजट बाद में डिसाइड करेंगे। हमने कह दिया ठीक है, वही चीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहाँ से करें, मुझे स्कूल मैनेजमेंट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स उठाएंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या है मेरे पास इस प्रोजेक्ट की, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास स्टेप बैठ जाता है कि यार आपको पहले अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स ढूंढ के रखनी है कि यार इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो पहले मैंने कहा रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पेज, मैंने कहा अच्छा चलें बना देंगे हम, कोई मसला नहीं। फिर उसके बाद सवाल बैठता है कि इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, क्या होगा। हमने कहा इसमें एक काम ये करो, होम पेज बना देना फॉर SCH स्कूल शोइंग वेरियस एक्टिविटीज एंड फीचर्स। ठीक है, हमने कहा अच्छा चलो होम पेज आएगा, ज़ाहिर सी बात है स्कूल है, मैं जैसे ही लॉगिन करूंगा ABC स्कूल, तो ABC स्कूल का पेज आ जाए, उस पर उसका अच्छा सा टेम्पलेट बनेगा। मैंने कहा चलें ये बात भी बैठी, लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसमें और क्या क्या चीज़ें डालेंगे, मैं होम पेज पे बाद में आता हूँ। हमने कहा और क्या होगा, अब जो दूसरा मेजर चीज़ हम रिक्वायरमेंट से गैदर करते हैं ना, यूजर्स ऑफ द प्रोजेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोजेक्ट यूज कौन करेगा, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग वाला हो। ठीक है, इसके अंदर भी यूजर कौन कौन होंगे, भाई पब्लिक यूजर है। मैंने कहा अच्छा पब्लिक यूजर है, इसका मतलब जब मैं रजिस्ट्रेशन पेज बनाऊंगा तो दुनिया में कोई भी उस पर रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, मैंने कहा सही है, फिर कोई भी लॉग इन कर सकता है। तो दो यूजर, मतलब एक जनरल पब्लिक हुई, एक उसका एडमिन पैनल हमने बता दिया, एडमिन जो दुकानदार होगा, शॉप वाला होगा, उसका पेज बनेगा। तो यहाँ पे दो टिपिकल यूजर आए हमारे पास, एक पब्लिक एक यूजर एडमिन। अच्छा ठीक है, जब मैंने स्कूल मैनेजमेंट की बात की तो अब कुछ और ही हो गया, क्योंकि स्कूल में तो स्टूडेंट्स हैं। हमने कहा ठीक है STUDENT, सबसे पहले स्टूडेंट्स आ गए। हमने कहा फिर उसमें टीचर्स आ जाएंगे, फिर हमने कहा स्टाफ होगा, फिर हमने कहा प्रिंसिपल होगा। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया, फिर हमने कहा हो सकता है कि वाइस प्रिंसिपल भी हो। अरे यार स्पेलिंग क्यों गलत हो रही है, प्रिंसिपल हो गया। फिर हमने कहा एक सुपर एडमिन भी होगा, फॉर एग्जाम्पल जो पूरे को सिस्टम को कंट्रोल करे, उसको ओवरऑल एक्सेस होगा। अब यूजर से मुझे क्या पता चला कि यार मेरे सिस्टम को ये लोग यूज करेंगे, इस हिसाब से मुझे इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज करना है। इस रिक्वायरमेंट्स के हवाले से मुझे अपने सिस्टम को बनाना है। अब यहीं पे सबसे बड़े कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई, क्योंकि स्कूल का बना रहे हैं, इसका मतलब इसमें आपके पास KG, नर्सरी, प्राइमरी 1 2 3 4 5, अज्यूमिंगली 5 क्लास तक का छोटा सा स्कूल है। तो क्या स्टूडेंट खुद रजिस्टर करेगा अपने आप को? अब ये मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल कि अगर ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम मैंने आपको दिया और आप एज अ रिक्वायरमेंट एनालिस्ट बैठे हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे हुए हैं, अभी आप डेवलपर्स नहीं हैं, डेवलपर की साइकी नहीं है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठा हूं, मैं एज अ प्रोजेक्ट डिजाइनर बैठा हूं। ठीक है, मैं आपसे प्रोजेक्ट ले रहा हूं, तो आप मुझे बताओ, मैंने कहा इसमें यार स्टूडेंट भी आएंगे, तो अगला सवाल होगा कि क्या स्टूडेंट इस पर रजिस्टर करेगा? क्या ख्याल है? यस, क्लास 1 का बच्चे को पता है कि ऑनलाइन पोर्टल कैसे चलाया जाए। ठीक, एग्जैक्टली। अब यहाँ पे मतलब हमारी चीज़ें तब्दील होने लग गई कि यार अगर मैं रजिस्ट्रेशन पेज बना रहा हूँ तो मुझे बताओ कि नर्सरी KG के बच्चे को इस पर सिस्टम थोड़ी चलाना आएगा, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, तो स्टूडेंट का तो काम ही नहीं रहा। गॉट इट? पॉइंट क्या है? यूजर्स ऑफ द प्रोजेक्ट को हमें अंडरस्टैंड करना है कि मेरे प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करने वाले कौन होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर स्टूडेंट्स / पेरेंट्स हो सकते हैं। इसका मतलब पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल में खुद रजिस्टर करेगा। अब मैं आगे नहीं बढ़ा, 3 बातों पे आके हम फंस गए कि क्या आपके स्कूल के में पेरेंट आपके बच्चे को रजिस्टर करेगा? हमने कहा नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि अब मुझे हमारे सिस्टम को कुछ ऐसे भरना है कि जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम हमारे पास बनेगा वो हमें क्लैरिफाई करना है कि अब मेरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनेगा। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। इसी हिसाब से टीचर्स, तो टीचर्स के क्या होगा रोल? टीचर को कौन रजिस्टर करेगा? स्टाफ आ गया, स्टाफ को कौन, क्या टीचर खुद अपने आप को वेबसाइट पे आके रजिस्टर करे? अब ये मुझे नहीं पता, रिक्वायरमेंट्स है। हो सकता है स्कूल वाला बोले यस, हम बोलेंगे टीचर जाओ अपने पोर्टल पे रजिस्टर करो। हो सकता है बोले नहीं, टीचर भी नहीं रजिस्टर कर सकता, हम कंट्रोल रखेंगे, ऐसा तो कोई भी आके रजिस्टर कर ले। इसका मतलब देयर हैज टू बी अ स्टाफ।
स्टाफ की भी फिर हो सकता है कौन, क्या स्टाफ भी खुद से रजिस्टर करेगा? हमने कह दिया नहीं, इसका मतलब एक सुपर एडमिन बनेगा जिसका काम होगा कि वो स्टाफ को रजिस्टर करे। ठीक है, वो स्टाफ जब रजिस्टर हो गया तो स्टाफ का अब काम होगा कि मैं क्या करूं, एग्जैक्टली तो अब हम क्या यहां पे आगे एक और चीज बनाने बैठेंगे जिसको हम कहते हैं सिस्टम फ्लो। मैं अभी इस पर आता हूं। ये अब समझ में आया कि अब प्रोजेक्ट जब बनाने बैठे ना तो हमें चीजें सोचनी पड़ती हैं, सिस्टम का फ्लो डिजाइन करना पड़ता है कि सिस्टम मेरा काम कैसे करेगा। फिर इसमें मैंने कहा और रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, मैंने कह दिया यार इसमें मुझे STUD स्टूडेंट्स की क्लास होगी कि स्टूडेंट कौन सी क्लासेस में है। ठीक है, स्टूडेंट क्लास इनरोलमेंट हम कह देते हैं इसको, कि नर्सरी में जितने बच्चे रजिस्टर हुए वो क्लास कोई 1 में है, कोई 2 में है, कोई 3 में है, कोई 4 में है। हमने कह दिया ठीक है। उसके बाद मैं स्टूडेंट्स की जो होगी STUDENT स्टूडेंट की मैं रिजल्ट्स उस पर अपलोड करूँ, RESULTS इसमें रिजल्ट्स अपलोड करूँ, उसमें अटेंडेंस अपलोड करूँ, और क्या स्टूडेंट का मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, फीस हो गया, तो स्टूडेंट का रिजल्ट भी आना चाहिए, उसकी अटेंडेंस भी आनी चाहिए, उसकी फीस भी आनी चाहिए, हो सकता है कि प्रोग्रेस भी हो। डेटा तो है ही है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में आ गया ना, यूजर ऑफ द प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स में। चलें स्टूडेंट डेटा कह लें आप, ठीक है, ये भी डाल दो। चलो स्टूडेंट का डेटा STUDENT स्टूडेंट डेटा, ये सारा इसमें हमारे पास होना चाहिए। फिर हमने कहा कि जो स्टूडेंट रिजल्ट होगा स्टूडेंट रिजल्ट, वो हम ब्रेकअप करना चाह रहे हैं इनटू 3 टर्म्स, क्योंकि स्कूलों में इकट्ठा एक साल के एंड में एग्जाम नहीं होता, 3 टर्म्स होते हैं, 4 टर्म्स होते हैं, 1 टर्म होता है, हमें नहीं पता। ये रिक्वायरमेंट आपको गैदर करनी पड़ेगी, हर स्कूल का अपना तरीका हो सकता है। तो आपने देखना अच्छा इसका मतलब मुझे रिजल्ट भी 3 टर्म्स में देने हैं, तो स्टूडेंट होगा उसके टर्म 1 का रिजल्ट, फिर टर्म 2 का रिजल्ट, फिर फाइनल टर्म का रिजल्ट। व्हाट इट, ये हुए हमारे पास। अब ये मेरे पिक्चर बनना शुरू हुई कि मेरे प्रोजेक्ट में मैंने क्या क्या मसाले, मिर्च मसाले डालने, फीस भी डालनी है। अब फीस के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ फीस जो होगी वो मुझे कैसे हो, तो हमने कह देंगे यार एक काम ये करो, मंथली हो सकती है। हो सकता है कोई बच्चा बोले कि मैं 6 मंथ्स की दे रहा हूँ, ठीक है, या मैं ईयरली पूरे 1 साल की इकट्ठी दे रहा हूँ फीस। ठीक है, हमने कहा अच्छा, तो जब बच्चा मैं इनरोल करूंगा मैं पूरे साल की फीस कैलकुलेट करके यार इस बच्चे की अगर 5,000 रुपये मंथली है तो 12 महीने के हिसाब से 60,000 फीस बनती है। अब पेरेंट को हम बोलेंगे आप करो। हो सकता है कि इसमें मैं कहूँगा यार डिस्काउंट भी दो, अब पाकिस्तानी सिस्टम में सारा डिस्काउंट भी चलता है। इसमें उमूमन स्कूल्स में होता है कि अगर आपके 2 बच्चे यहाँ पे तो हम आपको 1 बच्चे का 10% डिस्काउंट कर देते हैं, उमूमन स्कूल्स में ये है। अच्छा, इसका मतलब मुझे बच्चे के साथ डिस्काउंट भी लगाना पड़ेगा। फिर डिस्काउंट में ये भी होता है कि अगर 1 साल की मैं पूरी दे रहा हूँ तब भी मैं आपको 20% डिस्काउंट दे देता हूँ, ये अक्सर स्कूल्स करते हैं। हो सकता है ना हो आपके पास। अब ये रिक्वायरमेंट हम गैदर कर रहे हैं ताकि मैं सिस्टम बनाने बैठूँ, तो जब मैं फीस का स्ट्रक्चर बनाऊंगा अब सिस्टम तो मुझे बता दो कि करना क्या है, तो मैं पहले से सारा डेटा डाल रहा हूँ कि डिस्काउंट। हो सकता है कि इसमें इंस्टॉलमेंट भी हो, इंस्टॉलमेंट तो आई थिंक मंथली आ गया, सॉरी, ठीक है, मंथ जो है 6 मंथ्स का हो, मंथली हो। ये इंस्टॉलमेंट प्लान हमने कर दिया, हर महीने दे रहा है, 6 महीने का एक कर रहा है, पूरे साल का कर रहा है, डिस्काउंट हो गया, ये फीस। ये रिक्वायरमेंट चेंज भी हो सकती है, ये नहीं कि बस एक दफ़ा लिख दी तो पत्थर पे लगी। तो हमने कहा ठीक है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू गैदर द डेटा। तो यार ठीक है, स्टूडेंट का ये डेटा हुआ, अब मुझे बताओ टीचर के साथ क्या हरकत होनी है। ठीक है, टीचर क्या करेगा। हमने कहा कि टीचर का डेटा आ जाएगा, कौन सी क्लास को टीच कर रहा है वो आ जाएगा, सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ा रहा है वो आ जाएगा। इसका मतलब मुझे सब्जेक्ट्स का एक पैनल बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स क्लास वाइज। ठीक है, उसमें हमने कहा अच्छा ठीक है, इसका मतलब सिस्टम में मुझे सब्जेक्ट्स चाहिए क्लास वाइज, क्लास 1 के क्या सब्जेक्ट, 2 के क्या सब्जेक्ट, 3 के क्या सब्जेक्ट। हो सकता है कि इसमें मुझे और बुक्स भी आ जाएं, बुक्स पर क्लास, बुक्स का डिटेल आ जाए पर सब्जेक्ट के हिसाब से, ताकि बच्चे को ऑनलाइन जाए सारा डेटा आ जाए कि क्लास 1 में कौन कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं। हो सकता है ना हो सकता है हो। अब ये हम रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे हैं एज इंजीनियर। जब मैं अपने उसके साथ बैठूंगा क्लाइंट के साथ, चाहे फाइवर का क्लाइंट हो, चाहे फिजिकल क्लाइंट हो, कहीं से भी आओ, आई वुड लाइक टू गेट दिस इन्फॉर्मेशन। अब मैं उससे ये पूछना बैठूंगा कि यार अच्छा ये बताओ जब सब्जेक्ट्स आएंगे तो आप उसके क्या सब्जेक्ट के आगे उसके कंटेंट्स भी दे रहे हो। देखा नहीं कंटेंट नहीं दो, हम टीचर चलेगा, किताब का नाम देना चाह रहे हो, ये हम बाद में भी पूछ सकते हैं, लेने के पत्थर पे लगी। अब ये हम वही रिक्वायरमेंट्स,
या बाद में भी ऐड हो सकती हैं, एंड चेंज हो सकती हैं, मॉडिफाई हो सकती हैं, लेकिन वी ट्राई टू गेट एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल इन वन सिटिंग। यार मुझे बताते जाओ क्या क्या इसमें होगा। फिर हमने कहा कि अच्छा उसके बाद टीचर रिजल्ट अपलोड खुद से करेगा। मैंने कहा हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि टीचर जो होगा हमारे पास वो अभी होगा रिजल्ट अपलोड करे, ठीक है, रिजल्ट अपलोड करे, अटेंडेंस अपलोड करे, ठीक है। और कोई एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल बच्चों के अंदर एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं, स्पोर्ट्स जैसे का, तो अब हम ये डेटा उसमें डालते जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट प्रोग्रेस फॉर एग्जांपल जैसे हम कह सकते हैं कि उसमें सारी एक्टिविटीज़ आ गई वगैरह वगैरह, ठीक है। अकाउंट्स फीस का ऑलरेडी आ चुका है, फीस का मैनेजमेंट आ गया। फिर मैंने कह दिया यार अब स्टाफ क्या करेगा, अब हम स्टाफ में आ जाएंगे। अब स्टाफ का हमने कहा सबसे पहले सैलरी आएगी स्टाफ की, उसमें टीचर्स भी आ गए स्टाफ की सैलरी के अंदर। हमने कहा अच्छा ठीक, और क्या, अब हम यहाँ पे कहेंगे कि यार जो लोअर स्टाफ होगा वो रजिस्टर करेगा स्टूडेंट्स को, STUDENT, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को। मींस स्टाफ होगा उसमें कोई एक बंदा होगा जिसके पास ये अथॉरिटी होगी कि जो नया हमारे पास एडमिशन्स हो रहे हैं या जितने बच्चे हैं तुम उसका डेटा पहले एंटर करो, उसका अकाउंट बनाओ और स्टूडेंट के साथ शेयर करो। क्योंकि स्टूडेंट तो क्लास 1 का, उसको थोड़ी पता मैंने अकाउंट कैसे बनाना है। जिसका मतलब अब हम एक स्टाफ लेवल पे बंदा ट्रेन करेंगे, उसको ये एक्सेस देंगे कि यार तुमने रजिस्टर करना है। तो जो ऊपर वाला सवाल था कि रजिस्टर कौन करेगा, तो हमने कहा स्टाफ करेगा। अब मैं नीचे रिक्वायरमेंट में लिखूंगा यार स्टाफ होगा उसकी सैलरी आएगी, दूसरा रजिस्टर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ठीक है, कि स्टूडेंट को और जो नया टीचर पुराने टीचर्स हैं उनके अकाउंट्स मेरा स्टाफ में कोई बना के देगा। स्टाफ के अकाउंट कौन बनाएगा, वो एडमिन बनाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ये क्या हुई, मेरे पास रिक्वायरमेंट्स आना शुरू हो गए। और क्या क्या हो सकता है इसमें, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि उसमें इनरोलमेंट सर्टिफिकेट एक बच्चे का हो, आईडी कार्ड का एक सेटअप हो कि बच्चे का आईडी कार्ड जनरेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जब कोई बच्चा लीव कर रहा है तो स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर लेते हैं, जो बच्चा स्कूल छोड़ के चले गए उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें डाल लेनी चाहिए, ठीक है। हमने कहा ये भी आ गया। और क्या इन्फॉर्मेशन हो, फॉर एग्जाम्पल उसमें माइग्रेशन का सर्टिफिकेट आ जाए, जब ड्रॉप आउट हो रहा है तो मैं SCH स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट एक डाल दें हम उसमें, वगैरह वगैरह। ठीक, अब ये और आ गया, ठीक है। अब जब स्कूल, जाहिर सी बात है बच्चा एक साल में पढ़ लिया, नेक्स्ट साल में जाएगा, तो मैंने STUD स्टूडेंट के हवाले से और डाल दिया डेटा कि यार प्रमोट टू नेक्स्ट क्लास, ये नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गया। ये फीचर भी डालना है कि ये बच्चा अभी क्लास 1 में, नेक्स्ट ईयर अब इसको मैं प्रमोट पे डालूंगा कि समहाउ अब इसका पुराना क्लास 1 का डेटा अलग हुआ, प्रमोट होकर क्लास 2 में गया तो अब क्लास 2 की उसका अलग डेटा आएगा, ताकि मैं चेक करना चाहूँ तो क्लास 1 में प्रोग्रेस वो डेटा मौजूद रहे। अब क्लास 2 पे गया तो क्लास 2 के हिसाब से डेटा अलग है इसका। ओ गॉट इट। मैंने कहा अच्छा, अब जैसे हमारे यहाँ भी शायद LMS में ये चीज़ नहीं हो रही है कि आप रिजल्ट आ रहा है पर आप पार्ट 1 का रिजल्ट देख सकते हो अपना, ठीक है ना। तो ये पार्ट 1 का आ गया, पार्ट 2 का रिजल्ट, पार्ट 3 का रिजल्ट। तो ये चीज़ क्या हुई, आपका डेटा सेव हो रहा था, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ। इसी तरह से अब ये क्या हुई, मेरे पास रिक्वायरमेंट्स आ गई ज़बरदस्त किस्म की। व्हाट इट, अब मुझे प्रोजेक्ट का पहला स्टेज क्लियर हुआ, पहला स्टेज क्लियर हुआ। फिर आ जाते हैं सेकंड स्टेज पे, हो सकता है और ऐड हो। मैंने कहा चलो ठीक है, फिलहाल मुझे यहाँ पे एक ओवरव्यू बन गया कि व्हाट आई हैव टू डू इन माय प्रोजेक्ट। सेकंड स्टेज में क्या आ जाएंगे, अब ये मेरा अपना तरीका है, ठीक है। मैं रेकमेंड करूंगा फॉर एग्जाम्पल आप उसका यूज केस बनाओ। यूज केस से क्या मतलब हुआ कि यूज केस से हम उसको कह देंगे कि यार अब मुझे बताओ कि एक जो यूजर है, फॉर एग्जाम्पल आपका पास शेप्स में अगर मैं देखूं यूज केस के लिए हम ओवल बना लेते हैं, वरना एक यूज़र आता है। उमूमन फिर यूज़ केस के लिए हमारे पास वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, जैसे एक विम्सिकल वेबसाइट है ये, ठीक है। एक हमारे पास है स्मार्ट ड्रॉ करके, विजियो करके, आपका और बहुत सारे UML प्लानर, UML डिज़ाइनर करके बहुत सारे फ्री टूल्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब उसके ऊपर बेसिक क्या है, हम डायग्राम्स बनाकर अपने सिस्टम का, और ये रफ पेपर पे, जरूरी नहीं सॉफ्टवेयर पे बना हुआ, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल इंडस्ट्री में अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है लाखों में है तो फिर हम वो आपसे रिक्वायर करते हैं।
तो हम फिर इन सिस्टम्स को यूज करते हैं। अगर मैं चाहूं तो सिंपली पेपर पे, रफ पे, बोर्ड पे बना दूंगा कि यार फॉर एग्जांपल मेरा एक यूजर आ गया, ये ठीक है, ये मेरे पास मेरा यूजर आ गया और इस यूजर को मैं कह देता हूं कि बल्कि इसको यूं हटाओ, या अल्लाह, अब ये मैं बोर्ड पे बनाने बैठा तो शायद जल्दी बन जाता, चलो फिलहाल ये कर देते हैं। ठीक है, मेरे पास आ गया कौन, मेरा स्टाफ, एडमिन। ठीक है, सबसे पहले यह स्टाफ कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा मेरा स्टाफ आ गया। अब स्टाफ क्या करेगा, हमने कह दिया कि यार एक काम ये करो, स्टाफ को वो एक ऑपरेशन ये परफॉर्म करेगा। इस पर टेक्स्ट कैसे लिखूं मैं, यही चीज़ है ना, वर्ड की बहुत बुरी है। ठीक है, ये मेरे पास स्टाफ आ गया। स्टाफ क्या करेगा, रजिस्टर टीचर्स, ये इसकी एक एक्टिविटी बैठी। ठीक है, और इसका हम फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसका मैं शेप फिल नो फिल कर देते हैं और शेप आउटलाइन नन कर लेते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल C एक बना, कंट्रोल V दूसरा आ गया। ठीक है, अब मैं क्या बनाने जा रहा हूं कि यार वो स्टाफ करेगा रजिस्टर टीचर को, रजिस्टर करेगा स्टूडेंट को, और स्टाफ क्या कर सकता है। ठीक है, मैंने अब ऑपरेशंस बता रहा हूं कि मेरा जब एक स्टाफ का अकाउंट बनेगा, स्टाफ कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, हमने कहा यार जो स्टाफ होगा वो रजिस्टर करेगा टीचर को, स्टूडेंट को, वो क्या करेगा, स्टूडेंट की फीस को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, वो एक स्टाफ जो होगा वो हमारे पास टीचर की पे को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, टीचर की जितनी भी पे होगी ना वो ये स्टूडेंट कैलकुलेट करेगा। और फिर हम इसको इस तरह से जो यूजुअली हम करते हैं कि हम लाइंस बना देते हैं कि यार ये जो यहाँ से इधर तक जाएगा, इसी तरीके से ये भी करेगा, इसी तरीके से ये भी करेगा, इसी तरीके से ये भी करेगा। ये क्या हुआ, एक अब रफ सा मैं आइडिया दे रहा हूं, एक स्टाफ क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से फिर हम बनाएंगे कि अच्छा ये तो हो गई यहां पे। अब मुझे बताओ, एक जब टीचर आ जाएगा तो टीचर क्या कर सकता है भाई। ठीक है, हमने कह दिया यार जो टीचर होगा ना तुम्हारा, वो स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट अटेंडेंस एंटर करेगा पोर्टल में। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टीचर करेगा वो क्या करेगा, रिजल्ट अपलोड करेगा। और जो बाकी हमने एक्टिविटीज लिखी हैं, फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट की प्रोग्रेस होगी वो एंटर करेगा, STUDENT स्टूडेंट प्रोग्रेस वो एंटर करेगा, वगैरह वगैरह। ठीक, इससे क्या हुआ, अब मुझे एवरी यूजर जो मैंने इसमें दिया हुआ है उसके मैं इस तरह से एक्टिविटीज डिफाइन करूंगा कि एक यूजर मेरे सिस्टम में क्या क्या कर रहा है। मुझे रिक्वायरमेंट्स आ गई, मुझे पता चल गया कि मेरे सिस्टम में कौन सा बंदे ने कौन कौन से पेजेस देख रहा है। ये ईच एक HTML का समझो पेज है, रजिस्टर टीचर एक पेज, रजिस्टर स्टूडेंट दूसरा पेज, स्टूडेंट फीस तीसरा पेज, टीचर पे चौथा पेज। फिर फीस के अंदर जाऊंगा तो मैं ऊपर लिख कर आया हूं कि डिस्काउंट और सारी चीजें फीस के अंदर आ जाएंगी। बात क्लियर हुई। टीचर के अंदर पे में जाएंगे तो सैलरी वाले जितने स्टेप्स होंगे, अब उस पेज के अंदर मैं स्टेप्स देता जाऊंगा। लेकिन अब मुझे स्टेप्स पता चल गए क्या होगा। इसी तरीके से फिर मैं इसका फ्लो चार्ट बना सकता हूं कि एक यूजर क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। मैं एडमिन बनाऊंगा, एडमिन सुपर एडमिन होगा, वो स्टूडेंट्स को रजिस्टर कर रहा है, एडिट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। एडमिन के पास सारे एक्सेस आ जाएंगे। ठीक है, एक एडमिन होगा वो सब कर सकता है। प्रिंसिपल है, उसको क्या एक्सेस मिलेगा, व्यू ओनली फीस, व्यू ओनली रिजल्ट, व्यू ओनली। अब यहां पे क्या हो रहा है, स्टूडेंट एंटर एंटर, ये एंटर कर रहे हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल होगा वो रिजल्ट चेंज नहीं कर सकता, वो सिर्फ व्यू करेगा। क्या स्टाफ स्टूडेंट की अटेंडेंस देख सकता है? ये रिक्वायरमेंट है, हमें सोचना पड़ेगा। अगर देख सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहां पे इसको एक्सेस देना पड़ेगा, और मैं यहां पे लिखूंगा सिर्फ क्या, व्यू अटेंडेंस। यार सिर्फ व्यू करो, डिलीट एडिट नहीं कर सकता। व्यू रिजल्ट कर सकता है,
तो मेरे पास दूसरा स्टेप बन गया रिक्वायरमेंट्स का। फिर तीसरे स्टेप में हम उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, यूज केस के हिसाब से, एक्टिविटीज के हिसाब से हम डायग्राम्स बनाते हैं कि यार ये एक शहजादा क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है। इस तरह से ये हमारे पास ईआरडी के स्ट्रक्चरल डायग्राम्स बनते हैं कि पहले स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज क्या बनेगा। कैसे कि एक स्टूडेंट लॉगिन हुआ तो स्टूडेंट को क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। टीचर आया, एडमिन आया, एडमिन ने पहले क्लाइंट स्टाफ को रजिस्टर किया, स्टाफ ने फिर क्या किया, फिर स्टाफ के बाद टीचर आया, टीचर ने क्या किया, कौन से ऑपरेशंस वो परफॉर्म कर सकता है। ये लाजमी नहीं है, रिकमेंडेड है। आपकी इंजीनियरिंग हो रही है प्रोजेक्ट की, आपकी इंजीनियरिंग हो रही है प्रोजेक्ट की कि यार अब आपने इस तरह का एक डायग्राम बना के रखना है जिसको हम एक्टिविटी डायग्राम कहते हैं। अगर मैं वर्ड में आ जाऊं तो इस तरह के डायग्राम्स मेरे पास ऑलरेडी बड़े आराम से, अरे यार ये जो ना इसकी सबसे घटिया हरकत है। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाऊँ इंसर्ट के अंदर, मेरे पास यहाँ पे चार्ट्स, स्मार्ट आर्ट, शेप्स में और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आ गए प्रोसेस डायग्राम्स, साइकिल डायग्राम्स, हायरार्की डायग्राम्स, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास। मैं यहाँ से उठाऊंगा कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या बनेगा। इससे मेरे पास सिस्टम का डिज़ाइन बन गया। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चौथा स्टेप आ जाता है, ठीक है, ये हमारे पास यूज केस बना। उसके बाद जो हम बनाने बैठेंगे, अल्लाहु अकबर, अब ये यार सारा ये तो मैन्युअली करना पड़ेगा, गधे का बच्चा। चलो एक काम ये करते हैं, ऊपर कर लेता हूं मैं। इसमें बनेगी एक एक्टिविटी डायग्राम और फ्लो चार्ट। हो सकता है ये प्रोजेक्ट के लिए ना भी बने, हो सकता है बने भी। फ्लो चार्ट से मतलब ये कि अगर मैं शॉपिंग एप्लीकेशन बना रहा हूं तो उसका फ्लो कैसे बनेगा कि यूजर आया, लॉगिन किया, ब्राउज प्रोडक्ट्स की, फिर सेलेक्ट प्रोडक्ट किया, ऐड टू कार्ट किया, फिर चेकआउट पे गए, फिर चेकआउट पे जाने के बाद उसने व्यू बिल किया, बिल पे जाने के बाद ऐड योर बैंक अकाउंट डिटेल्स या इजी पैसा डिटेल्स किया, उसके बाद कंफर्म ऑर्डर किया, क्लिक ऑन पे किया, एंटर एड्रेस किया। ये क्या हुआ, स्टेप्स हुए। ये सारे स्टेप्स हमारे पास फ्लो चार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, यहां पे हो सकता है ना हो सकता है हो। इससे क्या मिलता है, हमें प्रोजेक्ट की इंजीनियरिंग मिल रही है कि यार प्रोजेक्ट में क्या क्या काम हो रहा है, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। फिर चौथे स्टेप में हमारे पास आ जाता है उसकी यूएमएल डिजाइनिंग। लेट मी क्रिएट अ न्यू पेज, और यहां पे मैं इज्जत से करता हूं। यूएमएल में हम क्या डिजाइन करते हैं, सॉरी ईआरडी के अंदर। ठीक है, अब हम इसका फिर बनाने बैठते हैं ईआरडी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, ये वाली चीज डेटाबेस के हवाले से। अब मैं बनाने बैठूंगा उसका ईआरडी। ईआरडी में क्या आएगा कि टेबल कौन कौन सी आएंगी, उनका आपस में रिलेशन क्या बैठेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी के अंदर आए तो मैंने कहा यार ईआरडी के अंदर लेट मी सी इफ देयर इज एन ईआरडी डायग्राम हियर, इंसर्ट और अल्लाहु अकबर स्मार्ट आर्ट। क्या इसमें ईआरडी हमारे पास है स्ट्रक्चर, प्रोसेस, साइकिल, रिलेशनशिप, चलें ईआरडी इसमें नहीं है। सो फॉर एग्जांपल व्हाट आई डू इज कि लेट मी क्रिएट अ टेबल हियर। ठीक है, मैं एक सिंपल सी टेबल बना लेता हूं। मैंने यहां पे किया यूजर रजिस्ट्रेशन टेबल। ठीक है, ये मेरे पास टेबल आ गई। क्या हो रहा है बेटा, क्लास अटेंड नहीं करनी तो बाहर चले जाओ। या कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं सॉल्व करने की करूं। ठीक, अब ईआरडी के अंदर हम क्या करेंगे, हम टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन के यार देयर इज अ टेबल कॉल्ड यूजर रजिस्ट्रेशन। इसमें पहले आ जाएगी मेरे पास
फॉर एग्जाम्पल यूज़र आईडी, यूज़र अंडरस्कोर आईडी एक आ गई। उसके बाद मेरे पास स्टूडेंट, ये नेम आ जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है, नेम आ गया, फादर नेम आ गया, ठीक है। फिर यूज़र अंडरस्कोर टाइप आ गया। यूज़र टाइप में क्या होगा, स्टाफ है, टीचर है, स्टूडेंट है, प्रिंसिपल है, ये इंफॉर्मेशन होगी। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं एक और टेबल बनाऊंगा। मैंने कहा अच्छा ये तो रहा, अब और क्या करना है। हमने कहा इसमें अभी आपने एक और टेबल बनानी है। इसको किया इंसर्ट टेबल, मैंने कहा एक और टेबल बनाओ। मैंने कहा अच्छा एक और टेबल। अब उप्स, ठीक है, ये इसीलिए हम प्रॉपर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसमें टेबलें बनाना आसान हो जाता है। मेरे पास अभी चला नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट की टेबल बनाई। अब स्टूडेंट की टेबल में क्या क्या आएगा, तो मैंने कहा एक हम बनाते हैं यूजुअली स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, इसको हम मैप कराते हैं यूज़र अंडरस्कोर आईडी से, ये वाली चीज़ रही, तो ये रिलेशन बनेगा इसका। तो जितनी भी डिटेल्स होंगी स्टूडेंट की हम ऑलरेडी ले चुके हैं, मुझे डुप्लीकेट नहीं करना, सीधा बना गया। हमने कहा यार यूज़र आईडी से मुझे पता चलेगा कि स्टूडेंट का नाम क्या है, फादर नेम क्या है, टाइप क्या है, उसकी एज क्या है, वगैरह वगैरह, जो भी उसकी बायोडेटा है मैंने यूज़र रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर रख दी है। मैंने कह दिया ठीक। यहाँ पे हमारे पास आ गया स्टूडेंट का टेबल, इसमें मुझे स्टूडेंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए। एक आईडी हम बनाते हैं, यूज़र आईडी से मुझे ये डिटेल्स आ गई। अब मैंने उसको कहा फॉर एग्जांपल क्लास, कौन सी क्लास में है, ठीक है। फिर हमने उसमें कहा कि रिजल्ट अंडरस्कोर आईडी, एक और टेबल बनाई रिजल्ट की। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अब यहाँ पे उठाया और मैंने एक और टेबल बनाई रिजल्ट के नाम से, ठीक है, RESULT रिजल्ट। इसमें मैं दे दूंगा रिजल्ट अंडरस्कोर आईडी और फिर मैं दे दूंगा यहाँ पे STUDENT स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। और अब यहाँ पे मैं दे दूंगा उसका टर्म अंडरस्कोर 1, उसका रिजल्ट क्या है, टर्म अंडरस्कोर 2, उसका रिजल्ट क्या है, टर्म अंडरस्कोर 3, उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है, TERM अंडरस्कोर 3। अब क्या हुआ, रिजल्ट आईडी से मैं रिजल्ट आईडी वाली टेबल का कॉल करूंगा, मुझे स्टूडेंट्स का डेटा रिजल्ट मिल जाएगा। टर्म 1 में रिजल्ट क्या है, टर्म 2 में क्या है, टर्म 3 में क्या है। डेटाबेस सबने पढ़ी है, ठीक। अब ये ज्वाइन लगाना उम्मीद है आपको आता होगा, ये वो कहानी है। अब हम क्या बना रहे हैं, रिलेशंस बना रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं वर्ड में बना रहा हूं तो थोड़ा बात और क्लियर नहीं हो रही, लेकिन अब हुआ क्या, यूजर रजिस्ट्रेशन से मैंने स्टूडेंट को कनेक्ट किया, मीन्स स्टूडेंट आईडी और यूजर आईडी यहां पे गई। अब मुझे अगर एक स्टूडेंट का डेटा निकालना है, ठीक है, मुझे एक स्टूडेंट का डेटा निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा स्टूडेंट नेम, उसका क्लास आईडी, स्टूडेंट आईडी, तो मुझे स्टूडेंट की क्लास मिल जाएगी। क्लास आईडी के अंदर रिजल्ट आईडी है, रिजल्ट आईडी लगाऊंगा ज्वाइन, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब टर्म 1 निकालूंगा तो टर्म 1, टर्म 2 निकालूंगा तो टर्म 2, ठीक है। इसी तरह से मुझे रिजल्ट के अंदर डेटा पुट करना है, तो हम क्या करेंगे, यूजर आईडी उठाओ तो स्टूडेंट आ गया, यूजर आईडी से स्टूडेंट आईडी किया तो स्टूडेंट की क्लास की डिटेल्स आ गई, स्टूडेंट आईडी से रिजल्ट आईडी उठाया तो रिजल्ट आईडी की टेबल आ गई। अब ये सही नहीं, ये मेरा एग्जांपल है, आप बनाने बैठे हर बंदे का डेटाबेस को डिजाइन करने का अपना तरीका होता है। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं कि अब हम पहले डेटाबेस डिजाइन करने बैठे हैं। जब हम डेटाबेस डिजाइन करने बैठेंगे तो हम उसमें फील्ड्स, एंट्रियां, ये सारा चीज आ जाएगी कि यार कौन सी टेबल में कितना डेटा आ रहा है, किस टेबल का रिलेशन किससे जाके बैठेगा। जब ये चीज मेरे पास क्लियर हो जाएगी, और ये रफ होता है, अभी हम पेपर पे बनाए, सॉफ्टवेयर में बनाए, बोर्ड पे बनाए, या रफ पेपर उठा के यार टेबल 1 इसमें ये 4 चीजें डालो, इसका रिलेशन लाइन बनाया, दूसरी टेबल बनाई यहां से, मीन्स इसका डेटा मैंने यहां से उठाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे आ गया कि यार ये यूजर टाइप हमने बनाया, हो सकता है मैं यूजर टाइप की टेबल अलग बना दूं, क्योंकि एक यूजर स्टूडेंट है, टीचर भी है, स्टाफ भी है, ठीक। लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी का LMS है तो इसमें स्टूडेंट भी है, टीचर भी है, पर वो फैकल्टी है, फिर डायरेक्टर का अलग अकाउंट है, चेयरमैन का अलग अकाउंट है, एडमिन का अलग अकाउंट है, ऑपरेशनल स्टाफ होता है जो स्टाफ का, उसका अलग अकाउंट है, VC का अलग अकाउंट है, कंट्रोलर का अलग अकाउंट है, कंट्रोलर के स्टाफ का अलग अकाउंट है। इस तरह से 10-12 डिफरेंट लेवल्स के यूजर्स बने हुए हमारे पास। बात समझ आई? तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर करेंगे उस हिसाब से। मैंने कहा ये अब एक टेबल बनी, मैं अलग टेबल बना लूंगा ताकि उसमें सारी एंट्रियां कर दी। अब जब यूजर उठाना है तो वहां से ड्रॉप डाउन बना के मैं डेटा उठा लूंगा।
दिस बिकम्स माय सिंपल सेटअप। तो इस तरह से हम पूरा एंटिटी रिलेशनशिप का एक रफ सा डायग्राम बना लेते हैं। ये कहलाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। 4 स्टेप्स, रिक्वायरमेंट निकालो, यूज केस बनाओ यूजर्स के हिसाब से कि यूजर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, उसकी एक्टिविटी या फ्लो चार्ट बनाओ कि आपका सिस्टम फ्लो कैसे करेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप क्या है। एक टीचर को रिजल्ट एंटर करनी है, कैसे करेगा। फ्लो चार्ट का मतलब क्या हुआ, एक टीचर हूं मैं, मुझे रिजल्ट एंटर करनी है, मैं कैसे करूंगा। तो हम कहेंगे पहले टीचर लॉगिन किया, टीचर ने लॉगिन किया, ठीक, लॉगिन करने के बाद कहां गया, तो फिर वो क्लास सेलेक्ट करेगा अपनी, ठीक है। तो अब यहां पे जब हम बनाने बैठेंगे ना, तो हम कहेंगे यार एक ग्राफ ऐसा बनाओ, इंसर्ट में गए, स्मार्ट आर्ट में गए, यहां पे हम प्रोसेस डायग्राम में फॉर एग्जांपल इस तरह से बना दिया, कोई भी एक डायग्राम उठा दिया, हमने कहा ये हाल आ जाओ, ठीक है। तो हम कह देंगे ये आ गया टीचर, फिर उसके बाद उसने पहले किया लॉगिन, फिर उसके बाद वो गया अपनी क्लास के अंदर, फिर क्लास में क्या करेगा, स्टूडेंट सेलेक्ट करेगा, या स्टूडेंट नहीं, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा, सब्जेक्ट आ गई, उसके बाद व्यू ऑल STUDENTS स्टूडेंट्स, फिर एंटर एंटर STUDENT स्टूडेंट RESULT रिजल्ट। ये मेरा फ्लो चार्ट बन गया, सिर्फ एक स्टेप का रिजल्ट एंटर करने का। अटेंडेंस का भी इसी तरीके से बने, हो सकता है चेंज हो ऑपरेशन के हिसाब से। इस चीज को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फाइवर पे गिग्स बनी हुई हैं दैट पीपल आर ओनली ऑफरिंग यू कि हम आपके प्रोजेक्ट का डिजाइन, स्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग करके देंगे, कोडिंग नहीं, कोडिंग नहीं, गिग्स बनी हुई है कि इफ यू वांट टू डेवलप अ प्रोजेक्ट, आप हमें प्रोजेक्ट का टाइटल बताएं, हम आपकी उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसका यूज केस, उसका फ्लो चार्ट, उसका ERD बनाकर आपको देंगे। और ये हाईली पेड जॉब्स हैं। आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, शायद नेक्स्ट सेमेस्टर में, उसके अंदर यही चीज सिखाई जाती है। यही चीज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग हम इसी को कहते हैं कि चीजों को समझो कि यार एक प्रोजेक्ट बनाना है तो मैंने करना क्या है। ये वो स्टेप्स है सारे बनाने के। हर प्रोजेक्ट का नोयत अपनी है, उसके रिक्वायरमेंट्स अपनी, फ्लो अपना, ग्राफ अलग, सब चीजें। हमने उस चीज को थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया। ये प्रॉपर इंजीनियरिंग कहलाती है। इसकी फाइवर पे गिग्स हैं। आपको कोडिंग नहीं आती कोई मसला नहीं, ये टेक्निकल चीजें समझ में आ गई, इसकी भी गिग्स बना के लोग सेल करते हैं ठीक ठाक। मेजर काम ये है कि यार हाउ डू वी डिजाइन अ प्रोजेक्ट। अब आप कोई भी प्रोजेक्ट जहन में उठाओ, ठीक, मैंने यहां पे आपके साथ एक लिस्ट शेयर कर दूंगा, ठीक है, उसके अंदर हमने यही चीजें डिस्कस करनी है कि यार ये आपका प्रोजेक्ट आ गया, रजिस्ट्रेशन बनानी है, लॉगिन बनानी है, वैलिडेशन बनानी है, डेटाबेस होनी है, एडमिन पैनल होने हैं। आपको PHP का एक प्रोजेक्ट बनाना है, सबमिशन उसकी अगस्त तक होगी, सो आई विल गिव यू 2 months टाइम, डोंट वरी अबाउट दैट। अगस्त या जुलाई तक हम टाइम देंगे कि आप ईद के बाद मुझे जमा करा देना, ताकि छुट्टियों में बैठ के पूरा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट, 1-2 महीने लगते हैं अच्छे प्रोजेक्ट बनाने में, तो यू विल टेक दैट टाइम। बट बनाना कैसा है, तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, जैसे लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, कोई भी एक प्रोजेक्ट उठाओ। मैं एक और लिस्ट शेयर करूंगा, उसमें 200 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं, हम फाइनल ईयर के साथ शेयर करते हैं। फाइनल ईयर जब प्रोजेक्ट आप बनाने जाओगे तो यही चीज, कोई भी एक प्रोजेक्ट उठाओ ना। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन थ्योरी एग्जामिनेशन सिस्टम मुझे बनाना है। मैं कह रहा हूं कि यार मेरे अभी जैसे हम लोग एग्जाम्स मैनुअल ले रहे हैं, थ्योरी का मुझे ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सॉफ्टवेयर बनाना है, कैसे बनाएंगे। फिर वही चीज, रिक्वायरमेंट जीरो से स्टार्ट, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, टीचर होगा, क्वेश्चन टीचर अपलोड करेगा, स्टूडेंट क्या करेगा, क्या टाइमर होगा, क्या सेटिंग होगी, व्हाट इट, रिक्वायरमेंट्स निकाली, फिर उसका फ्लो यूज केस बनाया, स्टूडेंट क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है, टीचर क्या क्या कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या कर सकता है, फिर उसका फ्लो बनाया कि जब टीचर लॉगिन होगा तो वो क्या क्या स्टेप्स करेगा, स्टूडेंट होगा तो क्या क्या स्टेप्स करेगा, फिर उसका डेटाबेस बनाया कि जब टीचर लॉगिन हुआ, स्टूडेंट हुआ, टीचर ने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो सब्जेक्ट पहले से है तो सब्जेक्ट कौन एंटर करेगा सिस्टम में, या मैं खुद ही अपनी मर्जी का सब्जेक्ट खुद एंटर करूंगा, गॉट इट। ये सारी रिक्वायरमेंट्स जब ये मुझे पता चल गई, अब उसके बाद फिर 5वां जो स्टेप है मेन, ठीक है, मैं 5वां स्टेप किधर लिखा, पता नहीं इधर ही किधर लिखा था, मैं ये स्टेप्स दोबारा से लिख दूंगा। 5वां स्टेप आ जाता है हमारे पास, ये था सेकंड स्टेप था हमारे पास यूज केस, तीसरा एक्टिविटी डायग्राम, चौथा ERD डेटाबेस डिज़ाइन, ठीक है, चौथा हमारे पास आ जाता है यूज़र इंटरफेस
डिज़ाइन जिसको हम कहते हैं वायर फ्रेम ऑफ प्रोजेक्ट यूआई। अब हम पेपर पे ही रफ से कि मेरा होम पेज कैसा लगेगा, एक बॉक्स बनाया, इसमें ये चीज आई, ये चीज आई, ये चीज आई, ये चीज आई। दूसरा पेज एडमिन पैनल में क्या होगा, टीचर रिजल्ट एंटर करेगा तो वो पेज कैसे बनेगा, क्या होना चाहिए उसमें, तो टीचर ने लॉगिन किया तो उसको क्या क्या ऑप्शन नजर आने चाहिए, दूसरा पेज में क्या हो, तीसरा पेज में क्या हो, चौथे पेज में क्या हो, पांचवें पेज में क्या हो। ये पूरी हम रफ सा पेपर के ऊपर या जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं विम्सिकल, एडोब एक्सडी करके सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बनाते हैं, फिग्मा कर कर है उसमें बनाते हैं, स्मार्ट ड्रॉ कर कर है, इसमें सारे कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं, एडोब एक्सडी फ्री है, विम्सिकल है वो फ्री है। इनके अंदर हम जाके पूरे के पूरा अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, मैप्स बनाते हैं कि मेरा सिस्टम कैसे लगना चाहिए, डिजाइनिंग पूरी कंप्लीट करके हम देते हैं। अब जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स आई, क्लियर हो गई क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिर हमने कहा इसका यूज केस बनाया, एक यूजर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, फिर उसका फ्लो बनाया कि ये ऑपरेशन बनाने के लिए उसको क्या फ्लो फॉलो करना है, दूसरे ऑपरेशन के लिए क्या फ्लो करना है, स्टूडेंट को रजिस्टर करना है तो मैं क्या करूंगा, पूरा फ्लो चार्ट, 3 स्टेप 4 स्टेप कोई मसला नहीं, फ्लो चार्ट मेरे क्लियर हो गया। 5वां स्टेप क्या होगा, 6ठा स्टेप क्या होगा, फिर डेटाबेस डिजाइन कर दी पूरी, स्ट्रक्चर ही मैंने बता दिया कि मेरे पास कौन कौन सी टेबल्स होंगी, कौन कौन से उसमें नाम होंगे, कौन सी टेबल कैसे कनेक्ट होगी, 1-to-1 रिलेशन होगा, 1-to-many रिलेशन होगा। जब ये डिजाइन कर लिया फिर मैं एक रफ सा डिजाइन बनाऊंगा कि जब मैं डेटा इसमें डालना है कि लो कौन सा यूआई बनेगा, कौन सा यूआई बनेगा, किस तरह का बनेगा, मेरा पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब मैं कोडिंग स्टार्ट करूंगा, अब हम डेवलपर को देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये रहा पूरा डॉक्यूमेंट जिसमें तुम्हारा रिक्वायरमेंट आई, यूज केस आया, फ्लो चार्ट आया, ईआरडी आया, रफ सा डिजाइन आया, भाईजान होने तुसी डेवलप शुरू करो। अब वो मजदूरों वाला काम डेवलपर को हम देंगे कि ये लो भाई अब तुम कोडिंग स्टार्ट करो। अब उसको पता है कि पहले मुझे होम पेज बनाना है, होम पेज का लेआउट ऐसा होगा, उसमें ये 10-12 ऑप्शंस होंगे, लॉगिन आएगा, लॉगिन के बाद मुझे रजिस्ट्रेशन देनी है तो लॉगिन रजिस्ट्रेशन बनानी है, जब रजिस्ट्रेशन किया तो एक एडमिन बैकएंड का पैनल आएगा, स्टाफ का अलग बनेगा, टीचर का अलग बनेगा, स्टूडेंट का अलग बनेगा। जब स्टाफ होगा तो उसको स्टाफ के ऑप्शंस आएंगे, टीचर होगा तो टीचर के ऑप्शंस आएंगे, स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट के ऑप्शंस आएंगे। स्टाफ के ऑप्शन में जाऊंगा तो स्टाफ के पास ये एक्टिविटी, ये एक्टिविटी, ये एक्टिविटी, तो ये पेज, ये पेज, ये पेज, ये पेज मुझे बनाना है। जब इस पेज में जाऊंगा तो उसमें ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने, तो रजिस्टर करना है तो ये फॉर्म, ये फॉर्म, ये फॉर्म बने। अब उसने सिर्फ पेजेस बनाते जाना है, कोड करता जाना है, रिकॉर्ड करता जाना है, तो अब उसका काम बहुत आसान हो गया। ये चीज कहलाती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट साइकिल, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, जो भी लफ्ज यूज करो, ये पूरा ऊपर हमारे पास सॉफ्टवेयर बना। इस फेज को समझ में आ गया, इसके ऊपर हम आगे और भी बात करेंगे, मैं और सेशंस इस पे भी कंटिन्यू करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यही चीज अभी हम प्रैक्टिकली पूरा क्लास में दोबारा करेंगे, जिसमें हम अगले में एक पूरा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम अपना बनाएंगे, कोशिश करेंगे। इसीलिए अब जो मैं पीएचपी पढ़ाऊंगा हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे जाएंगे। मैंने कहा आधे 1 घंटे के अंदर हम कोड और सिंटैक्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक से हम एक अपना सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बनाना शुरू करेंगे। ऑप्शंस लिमिटेड रखेंगे, इतने ज़्यादा नहीं डालेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि यार डेटा कैसे रीड कर रहे हैं, डेटाबेस में सेव कैसे कर रहे हैं, क्यूरी कैसे हो रही है, सारी चीज़ें हम अपना एक प्रोजेक्ट बना के सेट करेंगे। तो आई विल डू दैट इंशाल्लाह। एक प्रोजेक्ट अपना बनाएंगे, उसमें सारी चीज़ें दोबारा क्लियर की जाएंगी। लेकिन ये समझना बहुत लाजमी है। ये समझ में आ गया, फिर आप वेबसाइट बना रहे हैं, एंड्रॉइड ऐप बना रहे हैं, डेस्कटॉप बना रहे हैं, इस चीज़ को जहन में रखो, इसका आप कोडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। डिज़ाइन में जाके हम देखते हैं कि अच्छा वेबसाइट बना रहे हैं कि यूआई बना रहे हैं, तो यूआई डिजाइनिंग जो है ना वहाँ पे डिज़ाइन वाले फेज में आती है कि पहले से डिज़ाइन करके बताओ प्रोजेक्ट कैसा होगा। गॉट इट? यहाँ तक बात समझ में आई? उम्मीद है कि आई होगी। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि यार प्रोजेक्ट कैसे बनना है, असल सबसे बड़ा मसला ये होता है। ये चीज़ एक दिमाग में रखो। अब आपका अगला टास्क नेक्स्ट वीक तक के लिए है, जो मुझे आपने सबमिट करना है, वो ये है कि यहाँ पे मैंने 10, 12, 15 प्रोजेक्ट्स बना के लिस्ट दे दी है। मैं और 200 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, वो कैसे बनेगा, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, ऑर्डर प्लेस करना, ऑर्डर रिसीव करना, ऑर्डर का रिकॉर्ड निकलना, कितने ऑर्डर्स प्लेस हुए, क्या हुए, मैं पूरी रिक्वायरमेंट, सिर्फ रिक्वायरमेंट्स उसका, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, कोडिंग नहीं। अगले हफ्ते तक 1 प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट की रफ सी कागज़ के ऊपर ही, पेपर उठाए उस पर ही, पेपर वर्ड वगैरह प्रिंटिंग वगैरह कुछ नहीं, मुझे सिर्फ हार्ड कॉपी में आपका चेक करना, सर हमने ये टाइटल उठाया था, ये 10-12 रिक्वायरमेंट्स निकाली हैं, ये उसका हमने एक्टिविटी बनाई है, यूज केस बनाया, ये उसका रफ सा हमने डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाया कि 1 टेबल 2 टेबल 3 टेबल ऐसे बनेंगे।
डेटाबेस सब्जेक्ट हमने पढ़ा हुआ है तो क्लियर होना चाहिए आइडिया। उसके बाद हमने इसका रफ से डिज़ाइन बनाया कि पहला पेज का यूं लगना चाहिए, दूसरा पेज यूं लगना चाहिए, तीसरा पेज यूं लगना चाहिए। ये नेक्स्ट वीक मैं चेक करूंगा। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आप दुनिया का फिर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना आपके लिए मसला नहीं है। नेक्स्ट टाइम एंड्रॉयड में जाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट, फाइनल ईयर में जाओगे, सेम कॉन्सेप्ट। ये चीज़ क्लियर हुई ना, आप कोई भी दुनिया का प्रोजेक्ट उठाओगे बैठोगे, आपके लिए बनाना आसान। क्यों? क्योंकि आपको इंजीनियरिंग समझ में आ गई। ये इंजीनियरिंग कहलाती है। और इसको फिर आप फाइवर पे गिग बना के सेल भी कर सकते हो। आई विल डिज़ाइन योर ओन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मैनेजर्स की आप जाके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की आप गिग सर्च करो, बड़ी ज़बरदस्त यही चीज़ आपको करके देते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते तक मुलाकात होती है। नेक्स्ट वीक के लिए फ़ी अमानुल्लाह।